अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। एक सवाल से आगाज़ कर लेते हैं भाई। एक तो वैसे आप सवाल बड़े करते हैं, बस सवाल ही करना है, यही मेरी जवाबबंदी इसी वजह से होगी। लोग जो यही कहेंगे कि भाई ये सवाल बहुत करता इसीलिए आपको लटकाया जाएगा। हौल वला कुव्वत। मेरी शक्ल देखें। नहीं, मजाक कर रहे हैं। नहीं, मेरी शक्ल देखें। हाँ, लेकिन बात मैं अच्छी करता हूँ ना, आप भी ऐसे ही किया करें। बस सही। सवाल पूछे। सवाल ये है भाई, सवाल ये है कि सच बोलूं तो आप ऑफेंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा चले। ये एक होता है इंसान की जिंदगी में डिलेमास होते हैं। हाँ, कुछ लोग एक डिलेमा ये होता है कि अगर मैं सच बोलूंगा तो अगर आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने सच ना बोला तो बस फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, या जो मेरा जो असल जो मेरे दिल में बात है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी, या ये कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं बता सकूंगा। इस डिलेमा से निकलें कैसे? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, है ना। ये एथिकल क्वेश्चन है। ये आया था ये 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे किया। अच्छा, फिर आपने जवाब क्या दिया या सोच रहे हैं अभी उस पे? नहीं, मैं क्या सोच रहा, मैंने तो उससे ये कहा कि भाई देखो, मेरी नाराजगी आपके लिए अहम, मतलब आपकी नाराजगी मेरे लिए अहम नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट योर नाराजगी। आप नाराज होते हैं तो होते रहें, लेकिन ये कि सुनने का, सच सुनने का हौसला होना चाहिए, वो हौसला ज़रूरी है। तो मेरी जो एक चाहत है कि मैं सच बोलूं, वो इस बात की चाहत से कहीं ज़्यादा है कि आप नाराज़ हो। हाँ, आपको मैं नाराज ना करूं। बिल्कुल। तो मैंने तो उसको ये जवाब दे दिया। अच्छा, इसमें एक तो और उसी पे नाराज हो गया। एक और आप तो सीधा सीधा बोल देते हैं यार। हाँ, एक और चीज भी है। देखें, अगर अगला शख्स आपकी नाराजगी की वजह से खामोश रहा और उसने सवाल नहीं उठाया या उसने अपना कॉन्सेप्ट जो है, ओपिनियन आपके सामने नहीं पेश किया, तो हो सकता है कि उसका ओपिनियन वाकई गलत हो और आप उसको दुरुस्त करने के लिए जब सामने रखेंगे बात, तो वो तभी रखेंगे जब वो आपसे बात करेगा। अगर वो इस डर से आपसे बात ही ना करे कि ये नाराज हो जाएगा और वो गलत चीज सोचता रहे या एक गलत ओपिनियन बना के बैठे रहे, और किसी का भी ओपिनियन गलत हो सकता है। हाँ, और आप उसको दुरुस्त कर सकें, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अगले की बात सुने, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा अगला सोच क्या रहा है और अगला क्या चीज। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज की। आप बोलें, गुफ्तगू करें, सच बोलें, अपने ख्यालात हैं, जो अपने अफकार हैं, उनका प्रचार करें। और आप प्रचार करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो प्रचार सही है या नहीं है। उस पर गुफ्तगू होगी, उस पर बात होगी, उस पर डिबेट होगी, और सही गलत का फैसला होगा। अगला सुन के वो आपकी बात पे कायल हो जाए। हाँ, या आप कायल हो जाए उसके ओपिनियन पर। कायल करने का तरीका है। हाँ, बिल्कुल। ये मुझे ना एक और शख्स ने सिखाया था, मुझे याद आ गया। एक सियासतदान है पाकिस्तान के। अच्छा, वो जो पार्टी थी, वो पार्टी जो है वो बड़ी बदमाशियां करती थी। तो एक मरतबा एक उनके साहब से मैं मिला, तो दूसरे साहब ने कहा भाई ये हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं। तो उन्होंने कहा मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से बात करेंगे इनसे। तो ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई मुंह से बोल रहा है तो ठीक है, मुंह से बात करेंगे हम इनसे, और मुंह से बात करके कायल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये तो थी खैर एक छोटी सी इब्तिदाई गुफ्तगू। अब 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी मगरबी पट्टी में इसराइली कार्रवाइयाँ, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 185 हो गई। गज़ा पर मुस्लिम दुनिया का रवैया और क़ौम मुत्तहिदा की बेकसी बाइसे तशवीश है। HRCP। गज़ा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल कुद्स भी ईंधन न होने की वजह से गैर फ़ाल हो गया। गज़ा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते अमरीका। नवाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान, अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $71 करोड़ की किस्त के लिए मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमा कई उमूर पर मुत्तफिक हो गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। 2000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की तुरखम बॉर्डर से वापसी, मजमूई तादाद 2 लाख से मुतजावज़। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.3 रिकॉर्ड। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़, और आपने सुन लिया इसके अंदर बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए हैं। बेहतरीन वर्ल्ड कप खेल के, बेहतरीन ज़बरदस्त पाकिस्तान की टीम की शानदार कारकर्दगी, और 9 मैचेस में एक भी उन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर ना की। बहरहाल शाहीन, हारिस और हसन अली ये सब एक्सपोज हुए हैं। हारिस रऊफ तो खैर बहुत ही ज़्यादा 500 से ज़्यादा रन देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वो वर्ल्ड कप में उन्होंने जो दिए हैं 500 रन, खुदा का खौफ करो यार। ऐसे दे रहे थे उनको, ये लो भाई रन, ये रन लो, ये तुम भी लो, ये तुम भी लो, ऐसे गिफ्ट दे रहे थे जैसे लेकर गए हो खास तौर पर। तो ऐसा हुआ है जी। शाहीन अफरीदी ओपनिंग स्पेल में जो विकेट लेने के लिए मशहूर थे, सिर्फ 4 विकेट ले सके वो अपने ओपनिंग स्पेल्स में। हाय हाय हाय, 9 में से 5 मैचों में पाकिस्तान हारा, लेकिन
फिर भी पाकिस्तान की टीम है भाई, ठीक है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आई एम विथ यू। होता है, अभी हम फिक्स करेंगे, हम ये मसाइल भी हल करेंगे। फिक्स से क्या करना है, हमने क्या कोई फिक्स नहीं फिक्स होना, ये मैं आपको बता दूं, शर्त लगा लें ये नहीं फिक्स होना। अभी ये बोर्ड के 3-4 जो बहुत दुनिया के आलिम तरीन लोग हैं ना, वो बैठेंगे, उसके बाद कहेंगे ये कप्तान चेंज कर दो, ये फलाना चेंज कर दो, ये ढिमकाना चेंज कर दो, भाई सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वो सिस्टम नहीं चेंज होगा तो कख नहीं होगा। बिल्कुल, सिस्टम बदलेंगे तो ही तकदीरें बदलेंगी, सिस्टम वही रहेगा तो वैसा का वैसा चलेगा सारा कुछ। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने के बावजूद पाकिस्तान टीम को करोड़ों रुपए मिलेंगे, ये बात कल से बड़ी चल रही है। और हमने कहा आपको भी जरा ये बताएं कि माल मिलेगा, और ठीक है, आप जाहिर है वो खेलते हैं, उनका भी जाहिर है घर ने चलना है, वो नहीं जाहिर है, तो ये तो है। लेकिन घर तो उससे चलता है जो पीसीबी उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देता है ना, ये तो एक जाहिर है वर्ल्ड कप की अलग वो एक है सिलसिला। तो ये भी जरा बता देते हैं कि कितना मिलेगा। भारत में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज के जो 9 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स हासिल किए हैं और 5वीं पोजीशन के साथ इवेंट का इख्तिताम किया। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए मजमूई इनामी रकम जो है वो $10 मिलियन रखी है, $10 मिलियन टोटल। और वर्ल्ड कप में फी मैच जीतने के $40,000 रखे हैं। हमने 4 मैच जीते तो हमें मिले 40-40, हाँ 80, हाँ, और 12, हाँ, और 16। अरे भाई मैच देखो भाई की पैसों की बात है ना। स्कूल की टीचरें आपकी देख रही होंगी ना, उनको हार्ट अटैक आ गया होगा। वैसे उनको पता है, वो जानती होंगी कि मेरे जो ये टेबल्स थे ना, इन टेबल से तो मेरी जान जाती है। आज तक मेरे वो टेबल, मैं मतलब बुनियादी प्लस माइनस, ये डिवीजन शिविजन सब बुनियादी प्लस माइनस, एवरेज सब निकाल के, परसेंटेज लगा के, इवन अलजबरा भी कर लिया मैंने आज तक। 16 $1,60,000 हो गए ये, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये जो है ग्रुप मरहले से बाहर होने वाली टीम को बहरहाल $1 लाख जो है वो मिलेंगे। तो कितने टोटल हो गए अब? 1 लाख, 1,60,000 तो वो हो गए, हाँ, और 1 लाख अलग हो गए, तो ठीक है, 2,60,000 हो गए। शाबाश, गुड। अच्छा, वर्ल्ड कप में ग्रुप मरहले से बाहर होने वाली पाकिस्तानी टीम को आईसीसी की वर्ल्ड कप के लिए मुख्तस इनामी रकम जो है उसमें से मजमूई तौर पर $2,60,000 जो है वो मिलेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम ने इसके अलावा ग्रुप मरहले के $1 लाख भी मिलेंगे। टोटल हो गया ना ये 2,60,000, बिल्कुल ठीक है। मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान में कितने बने? 7,30,00,000 रुपए जी, तकरीबन ज्यादा ही रकम थोड़ी सी बन जाएंगे। तो ये जब तक टीम वापस आएगी, डॉलर का रेट और रुपए का रेट ऊपर नीचे मजीद हो जाएगा, तो थोड़ा आ गई ना टीम वापस। टीम ने क्या करना है, कौन सा वहाँ पर, वो तो सब 3 अलग-अलग फ्लाइटों से आ रहे हैं भाई। वही मैं जी, ये भी था सिलसिला जी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है भाई। अगर जीत के आते तो फिर सब आते और बड़ा एक शोर शराबा जज्बा होता। अब तो सारे ख्वाब किरची करके आए हैं, तो बस डरावना ख्वाब देख कर आए हैं, तो बस ऐसे ही तू उधर उतर जा, तू उधर उतर जा, तू लंघ जा, साड़ी खैर है, बस के पीछे लिखा होता है, ये वो है सारा सिलसिला। और हाँ, वो जो हारने वाली टीम है, सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $8 लाख जो है वो मिलेंगे। ये भी मैंने बता, पहुंच जाते ना तुम लोग, तो ये 8 लाख भी आ जाते। वर्ल्ड कप की रनर अप टीम्स को 20 लाख, जबकि जीतने वाली जो टीम होगी उसको $40 लाख मिलेंगे। इंडिया को क्या? हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मेरी वैसे अपनी पता नहीं दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बस कहना पड़ रहा है कि देखो डिजर्विंग टीम तो वही है। बिल्कुल, उन्होंने खेला 9 में से 9 मैचेस जीत लिए उन्होंने। हाँ, और ऐसा ही एक मरतबा हुआ था ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे भी। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया ने जीता था वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया तो खैर बहुत मरतबा, देखो इंडिया ने कभी भी, ये मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि कितने उन्होंने अनबीटन वो किए थे, लेकिन 10 मैचेस लगातार जीते हैं। इंडिया ने कभी भी नहीं जीते हैं, वो 9 तक पहुंच चुके हैं। अब अगला पता चलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये टीमें कई मरतबा 10-10 मैचेस लगातार जीत चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने भी 2-3 मरतबा ये किया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो कई मरतबा किया है, 12-12, 13-13 मैचेस उन्होंने एक साथ जीते हैं, अनबीटन स्पेल जो होता है टीम का। तो अब इंडिया ये हिस्ट्री भी क्रिएट करने के करीब है। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलो ठीक है भाई, क्या करें। हाँ, बिल्कुल भाई, ऐसा ही है भाई, काम किया है भाई, काम किया है। अच्छा देखो, 9 मैचेस इंडिया ने जीते, हर मैच के 2 पॉइंट थे। कितने पॉइंट होगा इंडिया के? 81 मतलब वो ये मैं 1 मिनट, 9 मैचेस जीते हैं, 9 मैचेस जीते हैं उन्होंने। एक मैच के थे 2 पॉइंट। अच्छा ठीक है, तो टोटल कितने? 28 कहाँ से हो? बता दो टीम, बता दो। एंकर बेचारी लाइव प्रोग्राम में बच रही है। 18
ये शाबाश, इसी तरह देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो मैथ सीख जाओगे। मैथ्स की प्रैक्टिस मैंने अपने वालिद साहब से टेबल्स पे जितनी मार खाई है, टेबल पे ही बैठ के मारते होंगे वो, जितनी मार मैंने अपने वालिद साहब से टेबल याद करने पे खाई है नाज़रीन, उतनी मैंने किसी चीज के लिए नहीं खाई लेकिन वो मार आज भी लगता है कि कम थी, जरा बहुत कम थी। लेकिन बहरहाल लेकिन देखो 2-3 ट्राइज में आप 18 पॉइंट पे पहुंच गई ना। पहुंच गई, हाँ हाँ। अच्छा, अब बाबर आजम जो है वापस आ गए, ये मैं आपको बता रहा था। बाबर आजम वापस आए हैं, दुबई के रास्ते लाहौर वो पहुंचे हैं, और क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है वो भी कुछ उनके साथ था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम के जब लाहौर एयरपोर्ट पर जिनकी फ्लाइट उतरी, बाबर बाहर आए तो अवाम बड़ी मौजूद थी वहाँ पर उनका इस्तकबाल करने के लिए। अवाम ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और क्या करना। अच्छा, बस फिर तो ठीक है, फिर एंजॉय किया अवाम ने, मतलब सही है, मतलब जाहिर है जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही हो, जैसी भी हो, ठीक है, हो जाता है, अनफिट होता है इंसान, कभी परफॉर्मेंस कर पाता है, कभी नहीं कर पाता। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अनफिट रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं होती थी। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, चाहे वो आप सचिन तेंदुलकर ले लो, चाहे विराट कोहली ले लो, चाहे आप जो है वो कोई मार्क वॉ ले लो, इंग्लैंड को देखो वो बेचारे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है बाबर आजम का कसूर है, होता है, ये होता है, ठीक है ना। इंग्लैंड अब देख लो, 3 मैचेस जीते उन्होंने टोटल, सिर्फ 3 मैचेस, कितने पॉइंट हुए उनके? हर मैच के 2 पॉइंट है, 6। हाँ शाबाश नाजरीन, ये आज होगा, आज ये मैच की क्लास होती रहेगी, मैच की क्लास, ठीक है। तो मैडम हाँ अच्छा, 6 मैच उन्होंने हारे, हाँ ठीक है, और हर मैच के कितने पॉइंट है? 2 है, तो कितने पॉइंट उन्होंने हारे? 12। शाबाश, देखा, तेज हो गई ना। इसी तरह प्रैक्टिस करवाते रहेंगे हम आपको, बस जो स्कूल की फीस थी ना उसमें से थोड़े से मुझे दे देना। बहरहाल बाकी जो है वो शाहीन आफरीदी, नवाज, सलमान आगा, इमामुल हक, ये भी जो है वो सब आ जाएंगे। 13 तारीख को सबने वापस पहुंच जाना है, ठीक है, आज ठीक है, सब आ जाएंगे। फिर हम उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का फिर अब इनका टूर है, तो अब उसके लिए वो कैंप वैम्प लगेगा, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि तो क्रिकेट की हो गई खबरें, गाजा और में सिलसिला वैसे का वैसा जारी, और जुल्म है जो ना ख़त्म होने तक पहुंच गया है और ना ही ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। जुल्म हमारा अपना है भाई, जुल्म हमारा अपना है। हम खुद एक ऐसे कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ऐसा ही है। अरब इस्लामिक समिट हुई, वहाँ पर बहरीन कहता है, यूएई कहता है, सऊदी अरब कहता है कोई मसला नहीं है, इनसे क्या फ़ायदा, हम इनसे कोई ताल्लुकात ना ख़त्म करो इसराइल से। वो कहते हैं कि जी इनसे इकोनॉमिक टाइज बहाल रखो, इनको फ्यूल फराहम करते रहो ताकि इसराइल के जहाज़ चलते रहें, लेकिन अस्पताल बंद हो जाए। 39 बच्चे इनक्यूबेटर में मर गए, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन हम एक ऐसी गैरतमंद कौम है, और हमारे जो इस वक्त जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो हमारे मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतने गैरतमंद हैं कि वो कहते हैं कि दो इनको फ्यूल ताकि उनके जहाज बम्बारियां करते रहें। ये हमारी हालत हो गई, और ये हमारी गैरत हो गई। वही समझ नहीं आ रहा था इस बात पे कि जब एक तरफ ये कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो इसी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि सबको बुला रहे हैं, भाई आ जाओ, इस पे बात करेंगे, बैठेंगे, मजम्मतें और फलाना और ढिमकाना। डॉक्टर्स की फुटेज आई है, वो देखें आप, दिखाएं जरा इनको कि भाई किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर बिजली नहीं है, वो अपने फोन्स की लाइटों से, टॉर्चों से इस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इनकी हालत चल रही है। फुल स्क्रीन पर ये वीडियो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर्स जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और वहाँ पर लाइट नहीं है, एनेस्थेसिया नहीं है, बिल्कुल तकलीफ में लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं अपना, और कोई तो उस दर्द से भी कितने तो शहीद हो गए होंगे, बिल्कुल उस तकलीफ से ही नहीं वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन एक और आपको स्टोरी सुनाते हैं इसी हवाले से। फॉक्स न्यूज़ बड़ा मशहूर एक इदारा है, और बड़ा मशहूर एक न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, और बड़ा टीवी चैनल है, उनकी मुख्तलिफ खबरों की वेबसाइट्स हैं। अच्छा, फॉक्स न्यूज़ में प्रोग्राम में, और प्रोग्राम भी बड़ा मशहूर है, ये नहीं कि कोई हल्का प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी बड़ा मशहूर है। उसमें गलत मालूमात देने पर सोशल मीडिया पर तनकीदी तबसरों का एक अंबार लग गया है। ऐसी निश्तरबाजी हुई इनकी तरफ कि ये याद रखेंगे, इसराइली हामी एजेंडे फैलाने वालों ने दुनिया को इस कदर बेवकूफ़ समझ लिया है कि इंतहाई बेशर्मी से गलत मालूमात टेलीविज़न पे देते हैं, और वो ऐसी कि सारी दुनिया को वो पता होता है। फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम दी फॉल्कनर फॉक्स में एक खातून ने बयान दिया, 17 लाख फलस्तीनी निकाल दिए भाई। पागल होगा, कौन है, दिमाग खराब है इस खातून का, क्या इसमें अकल नहीं है, या इसके पास टेलीविजन नहीं है, मतलब या न्यूज़ नहीं है, फैक्ट्स ही नहीं है, वो फलस्तीनी नहीं है भैया, वो हमारे यहाँ कभी नहीं आए, और हमने ना ही फलस्तीनियों को निकाला है। वो समझ लो कि फलस्तीन के पड़ोसी है ना पाकिस्तान
पाकिस्तान मिडल ईस्ट में भी नहीं है, पाकिस्तान एशिया साउथ की तरफ है, और पाकिस्तान मिडल ईस्ट में नहीं है। इनको कोई बताओ पाकिस्तान मिडल ईस्ट में नहीं है, अरब मुल्क नहीं है। जी बिल्कुल, इन जोहला को कोई ये बताए, और मुल्क बदर कर दिया हमने। हमने अफगानिस्तान के लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे, 17 लाख में से चंद हजार जो भी होंगे, 2 लाख, आज की ताज़ा फिगर है, 2 लाख जो है वो अफगानी भेजे गए हैं वापस, वो वापस गए जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर थे। और बहुत सारे हमारे भी ऐसे हैं जिनको परेशानी हो गई है। फलस्तीन की बात करो ना तो वो कहते हैं हमने भी तो अफगानियों को निकाल दिया, हम कौन सा अच्छा सलूक कर रहे हैं। अफगानियों को नहीं निकाला, वो बहुत सारे अफगानी यहीं पर रह रहे हैं हमारे, वो यहीं पर हैं, उनके बिजनेसेस, कारोबार, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा सब चल रहा है। ह्यूमन राइट की जैसे हमने वायलेशन कर दी, हमारे अपने पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है, और वो उस चीज को कह रहे हैं कि उसको छोड़ दें, इस पर बात कर लें। अरे भाई वो एक अलग क्राइसिस है, वहां पर जुल्म हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, कह रहे नहीं जी आप लोग भी जो है इनको निकाल रहे हैं। वाला काम इधर ना करें, वो एक बहुत सीरियस मसला है जिससे वो सारी कौम गुजर रही है। और ये ज़हन में रखें, यहाँ गैर कानूनी तौर पर वो बैठे रहते थे, और उसके बाद वहां पर सारी दहशतगर्दियां हमारे जो थी उसके अंदर कितनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपके ड्रग्स का ट्रेड, आपके तेल का ट्रेड, हर चीज में कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन नहीं जी, इनको पालो भी सकता है, ये हमारी सो कॉल्ड एलीट सिविल क्लास है जो कहती है। रखिए बिल्कुल कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वापस जा रहे हैं, जिनका दहशतगर्दी और इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं भी होगा, लेकिन जाहिर है आप वो गैर कानूनी तौर पर थे। और वही होता है कि लॉज या कानून या रेगुलेशंस जो हैं वो मैसेज के लिए बनती हैं, एक्सेप्शंस 1 या 2 लोगों के लिए वो नहीं बनती हैं, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक प्रॉपर बड़े पैमाने पे होती है। वो ये भी नहीं हो सकता कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या किस तरह से। तो बस वो बेसिक बुनियादी लेवल चीज़ जो है वो ये है कि कागजात हैं तो रहेंगे, कागजात नहीं है तो उनको बरतानिया को देख लें, ये एक तरफ ही हमारे यूएई और बहरीन और सब इस तरह के ममालिक जो सो कॉल्ड अपने आप को मुसलमान होने का दावा करते हैं, क्या क्या जवाब देंगे? ऊपर जाएंगे तो क्या मुंह दिखाओगे तुम लोग अपना? ऊपर तो चलो अब जब वक्त आएगा तो ही, अभी तो भूले बैठे हैं कि ऊपर भी जाना है, नहीं है इन लोगों को। लेकिन ये लोग अब दुनिया वेस्ट के इन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जो रोजाना एहतजाज के लिए फलस्तीन के लिए निकल रहे हैं। जी, ये बरतानिया का एहतजाज की फुटेज दिखाएं भाई, कितना बड़ा एहतजाज हुआ है ये बरतानिया के अंदर, और बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज कहेंगे इसको। और वो कर किस लिए रहे? फलस्तीनियों के लिए। जिसके अंदर गैरत होगी वो उठेगा, जिसके अंदर गैरत होगी वो ये बात करेगा, जिसके अंदर गैरत नहीं होगी वो खामोश रहेगा। बहुत सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई दो राय हो ही नहीं सकती। नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो कि फलस्तीन की हिमायत कर रहे हैं इस वक्त, अच्छा डिबेट्स देखें ना आप इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, बीबीसी का क्वेश्चन टाइम देख लें, ये वो भाई उसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर डिबेट्स हो रही हैं, उसमें फलस्तीन के हक में भी वो आवाज है, लेकिन वो इतने अंधे बने हुए होते हैं, वो कहते हैं 7 अक्टूबर को सब कुछ शुरू हुआ है। हाँ भाई इससे पहले जो हो रहा था उसको आप बिल्कुल भूल जाते। तो बहरहाल, लेकिन दोनों साइड्स हैं, डिबेट कर रही हैं, बात कर रही हैं। अब ये लोग जो एहतजाज करने के लिए निकले हुए हैं, झंडा उठाने तक पे तो पाबंदी लगा दी गई है, और ये बातें करते हैं सो कॉल्ड सारे जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड हैं कि जी हम सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। खाक तुम लोग ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हो, और ऊपर से हमारा यूक्रेन में हो रहा था तो बहुत तबाही मच गई, रशिया ने कर लिया तो बहुत तबाही मच गई। अब इसराइल वही काम कर रहा है तो नहीं, भाई बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ये लोग जो मुजाहिरों में जा रहे हैं ये क्योंकि मुसलमान है, बस बेसिकली सवाल जो बात है वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर मुसलमान है तो इसलिए ये चीज यहाँ पर सही है, वहां पर मुसलमान नहीं थे तो इसलिए वहां पर तो कुछ नहीं करे ना। हमने क्या कर लिया? हमारे मुल्क में कौन सा ऑफिशियल प्रोटेस्ट हो गया? कोई ऑफिशियल प्रोटेस्ट हुआ है? बिल्कुल, वजीर आजम और सारे अरबाब इख्तियार को निकल के भाई बाहर निकलना चाहिए, आए ना चले, आप लोग बयान दे रहे हैं ठीक है, लेकिन चलो अगर अवाम का नहीं, अवाम के साथ करना, पार्लियामेंट्री एहतजाज आप अवाम के साथ क्यों नहीं करना भाई? अलग है क्या हमसे? क्या वो अलग कुछ खाते हैं, हम अलग कुछ खाते हैं क्या? हमारे वोटों से पहुंचते हैं, वो अलग कर ले, ये इनकी अय्याशी लगी पड़ी है, अलग कर ले भाई। नहीं, वैसे ही जाके मतलब अलग हो जाते हैं। नहीं, मैं तो वो रास्ता बता रही हूँ कि कम से कम कुछ तो करें। मतलब मैं तो वो कह रही हूँ कि फिर वो कहेंगे सिक्योरिटी ये मिडिल ग्राउंड, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे तो आम आदमी घुसते हुए 4 दफा सोचता है कि कितने रास्ते उसको अबूर करने पड़ेंगे, कितनी जगह वो जवाब देगा, कितनी जगह उसके शीशे उतारने पड़ेंगे। बेहतर है ये लोग जो कि एहतजाज कर रहे हैं। कम से कम पार्लियामेंट्री, सेनेट, वेनेट, सबके जितने पुराने पार्लियामेंट्री लीडर्स थे, जितने ऑपोजिशन लीडर्स, सेनेटर्स जितने हैं, वो सारे निकल आए भाई। अपना पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक हमारा फ्रेमवर्क है उसके तहत सारे निकल आए, बेशक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे ही चल लें। तो कम से कम इतना होगा कि भाई पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियंस हैं, सारी पार्टियों के अक्रॉस द बोर्ड अरबाब इख्तियार जितने हैं, वो सब निकल आए फ़लस्तीन के हक में। कुछ करें ऑफिशियल लेवल पे करें। ये तो हाँ करेंगे जी, बस छोड़ें, बस ये अपनी कहानियां कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपको बताते हैं जी। जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और खाने पीने का मामला डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्या करें भाई? मूड चेंजर करना है, मूड चेंजर करना है। और सुबह सुबह कितने लोग हैं आप में से जो नाश्ता करते हैं? हमें जरा सोशल मीडिया पे बताइएगा। मैं तो करता हूँ भाई नाश्ता। मैं भी करती हूँ, लेकिन जरा मेरा भागम दौड़ वाला होता है, लेकिन करती हूँ मैं। लेकिन ये है कि नाश्ता बादशाह की तरह किया करें ताकि आपको पूरे दिन वो सस्टेन करे। अच्छा भाग दौड़ कर रहा होता है, बड़ा भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है।
बहरहाल अब एक काम हुआ है कोलंबिया में, वो मैं आपको बताता हूँ। कोलंबिया ने शहरियों के तर्ज ज़िंदगी और खाने पीने की आदत को दुरुस्त करने के लिए दुनिया का पहला जंक फूड लॉ मुतारिफ करवा दिया है। जी ये देखो ये काम कर रहे हैं भाई। कोलंबिया में जंक फूड की ज़्यादा इस्तेमाल के बायस तनासुब बढ़ रहा था बीमारियों का, तो हुकूमत ने जंक फूड कानून बनाया है। वहाँ पर एक शख्स एक दिन में 12 ग्राम नमक इस्तेमाल करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शरह है, वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रेट है ये। और इसी वजह से ज़ाहिर है फिर दिल का दौरा वगैरह, ये ब्लड प्रेशर वगैरह चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो उन्होंने क्या है कि जी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। आइंदा बरस ये 15% हो जाएगा, 2025 में ये 20% हो जाएगा टैक्स। अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, अल्ट्रा प्रोसेस टैक्स लगा दिया इन्होंने, ताकि लोगों को इसकी खपत करने से रोका जा सके। अच्छा, जंक फूड में क्या आता है फिर? शक्कर, नमक, ये चिकनाई, इस तरह की सारे जो चीज़ें हैं, सॉसेज, सीरियल्स, जेली, जेम्स, प्यूरीज, ये सब चीज़ें जो है सब डब्बे खाना जो भी एक्स्ट्रा डब्बे की चीज़ें, उन्होंने कहा भाई चलो भाई लगाओ। लाजमी वार्निंग भी हर एक के ऊपर बड़ी बड़ी लिखी हुई होगी, ये उन्होंने मुतारिफ करवा दिया है ताकि शहरी जो है वो तंबाकू नोशी वालों के लिए ये है कि उससे खैर होता तो कुछ नहीं है, लेकिन शुगर टैक्स भी होता है दुनिया में, वैसे कुछ ममालिक ने लगाया हुआ है, तो ये भी उसी तर्ज का एक कानून है जो आया है जी, शुगर टैक्स ये हुआ है भाई। अच्छा है, अच्छा ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए भाई। कवानीन तो खैर बना लेते हैं पाकिस्तान वाले, इम्प्लीमेंटेशन अलग रहती है, लेकिन कर लो यार कुछ कर बिल्कुल। अच्छा, खाने से जरा मैं आपको पेंटिंग की तरफ भी जरा पेट भरता है इंसान का तो फिर पेंटिंगों की तरफ जाता है, लग्जरी साइड पे चले जाते हैं ना आप, फिर लग्जरियसली हायरार्की ऑफ नीड है ना, तो आपने पेट भर गया, बिल्कुल, अब आपको बुनियादी जरूरियात है। अब आप कहते हैं पेंटिंग्स, ओ माय गॉड, यस बताएं क्या हुआ? 1932 में पेब्लो पिकासो, आपको ज़ाहिर नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, सब जानते भी हैं उसको। पेब्लो पिकासो की बनाई गई पेंटिंग जो है विमेन विद अ वॉच, विमेन विद अ वॉच, यानी कि खातून एक घड़ी के साथ, बुध के रोज पहनी आपने? नहीं, हाँ मैंने पहनी, विमेन विद अ वॉच। बुध के रोज न्यूयॉर्क के नीलामी घर से घर जो है उससे नीलामी हुई, उसकी नीलामी हुई, और कितने मिलियन डॉलर में हुई? 139.3 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई है। 139.3 मिलियन डॉलर जी। हुए ये उसकी घड़ी मुझे देते थोड़ी पेंटिंग उस खातून ने पहनी है। कैसी कार्टूनिस्ट पेंटिंग है ये पिकासो ने कुछ अजीब सी बनाई है, लेकिन मैं तो समझ रहा था बड़ा पेंटर होगा पिकासो ये। लेकिन वैसे ये जिसने खरीदी है वही आंख रखता है, हमें वो क्या पता है? आंख नहीं रखता, वो माल रखता है, बिल्कुल। ये मुसव्विर की किसी भी पेंटिंग के लिए हासिल की गई दूसरी सबसे ज़्यादा कीमत है, और किसी भी मुसव्विर की बेसिकली ये बात हो रही है। और इस पेंटिंग में हिस्पानवी मुसव्विर जो पेब्लो पिकासो है, उसकी एक दोस्त फ्रांसीसी पेंटर मैरी थेरेस वॉल्टर जो है उसको दिखाया गया। बेसिकली उसने अपनी फ्रेंड को बनाया है इस पे, और जो नीले रंग के पस मंज़र में कांटोदार तख्तनुमा एक जिसको कहते हैं कुर्सी पर बैठी हुई हैं, और नीलामी में फ़रोख्त होने वाली जो पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। और बेसिकली ये है। अच्छा, इससे पहले 2015 में क्रिस्टीज़ में ख़रीदार जो है उसकी प्रीमियम, मतलब अगर उस वक्त की बात करें तो उस वक्त जो बिकी थी पेंटिंग वो थी 179 मिलियन डॉलर्स की, और वो उस वक्त फ़रोख्त हुई थी। तो ये सारी सूरत हाल है अब, और मैंने कहा कि आपको ज़रा बताई जाए। तो ये मैंने भी एक पेंटिंग बना दी है। अच्छा, बस मेरी एक दोस्त है, हाँ उसने भी घड़ी पहनी हुई है, उसकी मैंने ये इसी तरह की तस्वीर बनाई है ना उसने, ये मैंने बना दी तस्वीर। वॉच भी बनाई हुई है, देखें 12 बजे इस पे, ठीक है ना? ये मुंह नहीं है आपका, अच्छा, वॉच है, हाँ मुंह अलग है। अच्छा, बनाई आपने, ये मेरी है, ये आपकी तस्वीर है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का ये नादिर और नायाब नमूना है ये। और जब पिकासो की पेंटिंग कोई 139.3 मिलियन डॉलर्स में जा सकती है, तो ये भी जा सकती है भाई। इस पे कलर वलर कर दूंगा ना मैं, थोड़ी बेहतर हो जाएगी। 140 रुपए की तो बिकी जाएगी। हाँ चलो ठीक है, 140 का तो भाई है कोई 140 में खरीदने वाला? बोली 140 रुपए एक है, कोई 140 रुपए दो, 140 रुपए तीन, कोई भी नहीं आया, कोई आया ये 140 में भी कोई नहीं खरीद रहा। ना आपकी इज्जत रखने के लिए मैं ही ले लूंगी, यही नाचीज ही 140 रुपए में खरीद रही भाई। आज की 140 रुपए की आमदनी हो गई, 140 रुपए सोल्ड। अल्लाह ताला ने रिस्क का कैसा इंतजाम किया है, 140 रुपए में ये तस्वीर बिक गई, जिसमें घड़ी भी बनाई हुई है। घड़ी भी बनाई है, बिल्कुल घड़ी पहनी हुई है। और यहाँ पर अब हम जाते हैं एक वक्फे की तरफ, क्योंकि वक्फे की भी घड़ियाँ होती हैं, और वो घड़ियाँ जब गुजर जाएं तो फिर उस वक्फे का फ़ायदा कोई नहीं रहता। तो इसी वक्फे की घड़ी में हम जाएंगे एक वक्फे की तरफ। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। शेर सुनाता हूँ भाई, शेर सुनिए। इरशाद जी। क्यों लिया था मेरा दिल, दिल मुझे वापस कर दे। तो दिया ही क्यों था जब लिया वापस था मांग मेरा रहा था? दिल, चलें। दिल मुझे वापस कर अच्छा। दे, छोड़ ये रोज की किल किल, मुझे वापस कर भाई, जिंदगी आसान बना भाई, वापस कर दे। क्यों इतनी टेंशन लगाई नहीं तो वैसे आपने दिया क्यों था? मतलब काम देखे, पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो ना। फिर बोलो, बिल्कुल तो बिल्कुल। दे दिया आपने, अब आप वापस मांग रहे हैं। भाई वो मैंने दिया है, लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि भाई ये घाटे का सही सौदा जगह था। नहीं है, ये घाटे का घाटे सौदा का है, सौदा था। ये तो अपना सामान चला गया। तो लेकिन ये शेर जो है ये पाकिस्तान के एक बड़े ज़बरदस्त मारूफ शायर का है, और ये वो शायर हैं कि जो के माशरे में कहकहे बिखेरते हैं, और जाहिर है जो कहकहे बिखेर रहा होता नेमत है भाई, ये वो आजकल नेमत के होता दौर में है। तो वैसे एक नेमत है। जी। और लोग जाहिर है अपने मसाइल भूल जाते हैं इनकी बातें सुनकर, इनकी शायरी सुनकर। पाकिस्तान के मारूफ शायर जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब का ये शेर है, और सैयद सलमान गिलानी साहब जो हैं वो बेसिकली एक शायराना ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जनाब अमीन गिलानी साहब वो भी बड़े मशहूर शोरा में शामिल थे, और वालिद साहब की कुर्बत और तरबियत जो है उसने फिर इनका भी अंदर का शायर बेदार किया, और इब्तदाई तालीम इन्होंने शेखुपुरा से हासिल की, शायरी भी कम उम्री में शुरू कर दी, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया। फिर बहरहाल उसके बाद तो फिर पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान से बाहर अवार्ड्स भाई, अवार्ड्स हासिल किए इन्होंने, बड़े जान समझे जाते हैं मुशायरों की, और बड़ी मुनफरिद, बड़ी मज़ाहिया शायरी कह कहे बुलंद कर देती हैं लोगों की। और आज हमारे साथ जनाब सैयद सलमान गिलानी साहब मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हजूर मन, किबलाए मन, काबाए मन। सर बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, अल्लाह का शुक्र है। और जाहिर है हम तो ठीक है, और हम चाहते हैं कि अब हमारे जो नाजरीन हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि आपकी आमद हो गई है प्रोग्राम में। सर ये शायरी का जो सिलसिला है, जैसा मैंने जिक्र किया आपके वालिद साहब भी शायर थे, तो ये उन्हीं से आ रहा है सिलसिला, या इससे पहले भी ख़ानदान में मज़ीद और भी शोरा थे? जो मेरी होश में है वो तो मेरे वालिद साहब ही हैं, बाकी मेरे तायों में कोई शायर नहीं था। दादा हमारे सख्त खिलाफ थे शायरी के, वो पुलिस में थे, हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के दौर अच्छा। में थानेदार थे, और वो सख्त नापसंद करते थे शेर व शायरी। लेकिन हमारे ख़ानदान में बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे थे जो बहुत ही अच्छे शायर भी थे, और अच्छे क्या कहते हैं अदीब भी थे, अच्छे फसाना निगार भी थे। ये जो मिंटो साहब हैं ये भी हमारे अजीज़ों में से थे, और उधर सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी जो अमीर शरीर कहलाते थे, खतीब उन जैसा कोई नहीं आया। हाँ जी, उन जैसा खतीब कोई नहीं आया उसने पिछले 100 साल, और उसके बाद भी अभी तक। तो ये इन लोगों ने उनकी तरबियत की थी, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सादात, तो ये आपके वालिद साहब ने फिर अलम बगावत बुलंद किया, तो उनको तो फिर बड़े वो यूं कहें कि हाँ जी, वो पाबा जौला रहे, पाबा जिंदा रहे। बड़ा मतलब है कि काफ़ी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जलावतनी अख्तियार की, नज़रबंदियाँ झेली, माशाअल्लाह। इनकलाबी शायर थे, लेकिन बेसिकली वो गज़ल के ही शायर थे। इन ऑल इंडिया मुशायरों में, ऑल इंडिया रेडियो पढ़ते रहे हैं, और फिर फिल्मों में भी कुछ गाने वाने लिखे थे शुरू में, शकील बदायूनी के साथ और साहिर के साथ मतलब के, और उनके बड़े मशहूर गुलकारों ने गाने गाए भी थे उनके, कुछ शमशाद बेगम ने, मुकेश ने, इस तरह। लेकिन पाकिस्तान की तहरीक के हंगामों में फिर फिल्में नजर हो गई। हाँ जी। और कैसे हैं आप? माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। आप फिर मज़ाहिया शायरी की तरफ कैसे आ गए? वही ये फर्क शायरी का, आपके वालिद साहब की शायरी और आपकी शायरी में कैसे फिर ये दोनों में फर्क पैदा हो गया? मतलब आपने उन्हीं का स्टाइल नहीं फॉलो किया, अपना एक स्टाइल बनाया? ये हाँ जी, देखें, तकसीम से पहले की शायरी और शायरी थी, मज़ाहमती शायरी ज़्यादा होती थी। उसके बाद गज़ल में भी जो गुलू बुलबुल का रंग था वो भी निकल के तो मज़ाहमती अदब इख्तियार कर गया, और उसमें मज़ामीन करंट अफेयर्स के हवाले से भी आने शुरू हो गए, फिर माशरे की इस्लाह के मौज़ूआत आने शुरू हो गए। फिर उसमें अगर किसी के अंदर मजहबी आहंग वो है, क्या का रंग है, तो वो उसका उस अशार में उसका इजहार होने लग गया।
तो शायर जो है वो मुतनव्वे मज़ामीन जो है उसकी ज़िंदगी जिस तरह की होती है उसी तरह के उसके अंदर ख्याल और अफकार में जो है ना वो इजहार होता है। तो पाकिस्तान में मैंने भी पहले तो जाहिर है कि कॉलेज स्टूडेंट जी था हम, तो इंटर कॉलेजिएट मुशायरे, इंटर यूनिवर्सिटीज़ मुशायरे पढ़ते थे, तो हम भी गुलो बुलबुल की शायरी, लबो रुखसार की शायरी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जब हम मुताला बढ़ता गया, मुशाहिदा बढ़ता गया, तो हम भी उस रंग में रंगे गए और वालिद साहब से इस्लाह लेते रहे। फिर मैंने 2004-05 में असल में सियासी चूँकि टच भी था हमारी शायरी में अपोजिशन के लिए, जब भी हम किसी जमात के साथ वाबस्ता होते थे या किसी जलसे में सियासी रंग भरते थे, तो उसमें जाहिर है कि थोड़ी बहुत हरीफ की हजब भी करनी पड़ती है, तो तबीयत में मिजाज तो था ही। तो उसको फिर मैंने गज़ल के पैराए में और इस मिजाज के पैराए में उसको ले आया और मैंने महसूस किया कि आप लोगों को हंसने की ज़रूरत है। मैं फिर इस तरफ निकल आया, लेकिन मैंने वो रंग छोड़ा नहीं। मेरी नात की किताबें भी आती अच्छा, हंसने की तरफ आएंगे जी, गज़लों भी आती रही। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, हंसने की तरफ आएंगे, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बड़ी सख्त, जिसको कहते हैं ना, आजकल भी बड़ी सियासी है, और आपने सियासी शायरी का जिक्र किया और अपोजिशन के हवाले से सियासी जो शायरी है या तंज़ो मज़ाक के निश्तर जो एक दूसरे पे बरसाए जाते हैं उसका जिक्र किया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब आजकल आप उस वक्त के दौर में जब कोई सख्त सियासी शायरी भी करता था अपने अपोजिशन के हवाले से, तो भी उसमें एक एहतराम का अंसर शामिल होता था, मतलब उसमें एक इंतहा की बदतमीजी या इंतहा का वो जो एक कहते हैं ना तमस्खर उड़ाना, उस किस्म की चीज़ नहीं होती थी, एक ढके छुपके अल्फाज में वो किया जाता था। अब आजकल के दौर को उस वक्त से आप कैसे कंपेयर करते हैं जब ये वैल्यूज़ में यकसर तब्दीली आ गई है और अल्फाज में और तरीकों में भी? बिल्कुल दुरुस्त, हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जैसे हमारे सियासतदानों की तकरीरों में तब्दीलियाँ आ गई हैं, नारों में तब्दीलियाँ आ गई हैं, इसी तरह शायरी में भी फक्कड़पन आ गया और हरीफ को यानी तमस्खुर उड़ाना, उसके मजाक उड़ाना, उसके ख़ानदान को छेड़ना, उसके मतलब है कि इस किस्म की हत्ता कि गालियों तक की मतलब है कि मैं देख रहा हूँ कि शायरी में पाई जाती हैं, गालियाँ तक पाई जाती हैं। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना जी। उस ज़माने में हमारे आज से 40-50 साल पहले यानी 70 का इलेक्शन मैंने देखा, तो उसमें बड़ा ही अदब व एहतराम था, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आया जाता था। कोई मतलब कि सियासी मुखालफत होती थी लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते थे। मुखालफत में और खिलाफ होने में बड़ा फ़र्क है। तो मुखालफत करें लेकिन नज़रियाती मुखालफत करें, उसकी सियासी रवादारी करनी होनी चाहिए। पहले तो जनाजों में शरीक हो जाना, एक दूसरे के साथ गम में और उसके खुशी में शरीक होना, ये सब कुछ होता था जी। आपस में रिश्तेदारियां भी होती थी। अब तो दुश्मनियों में बदल गई हैं जी। घर में लड़ाइयां हैं और बाप बेटा, भाई भाई बहनें आपस में सियासी हवाले से ही एक दूसरे से दूर हो गए हैं। ये बड़ी अजीब सिचुएशन है जी, और ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम कुछ जो है मैं चाहूंगा कि कुछ सियासी शायरी और कुछ गैर सियासी शायरी दोनों हो जाए। भाई ठीक है, पाबंदियां जो है वो अपनी जगह, मगर शायरी तो शायरी है ना, तो कुछ लेंगे। अच्छा, तो जनाब तस्वीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले फोन कॉल ले लेते हैं एक, और फिर उसके बाद शायरी की तरफ आएंगे। राना तस्वीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जरूर। तो मेरी ये गुजारिश है, सवाल है जी, ये जो मौजूदा दौर जो जा रहा है महंगाई के हवाले से, पेट्रोल को सामने रख के, डीजल को सामने रख के, स्मोक और हालात को सामने रख के, इसमें क्या मज़ाहिया शायरी की गुंजाइश बनती है? सवाल तो बड़ा सख्त है आपका। अच्छा सवाल है। जल्दी 2 सवाल छोटे। जी। ये शिफा यूसुफजई इतनी छुट्टियां करती है, इस पे कोई मज़ाहिया शायरी मिल सके हमें? हाँ ठीक है। तीसरा सवाल छोटा सा ये है कि इनके जो फेवरेट शायर कौन है जिनके ये? सलमान साहब। बिल्कुल ठीक है, अभी पूछते हैं जी फेवरेट शायर। सर जनाब सलमान साहब, आपका कौन है फेवरेट शायर? जी मेरे फेवरेट शायर जी 2-3 हैं जो इस हवाले से कि एक तो इरफान सिद्दीकी साहब हैं जो इस वक्त अमेरिका में है, उर्दू के मज़ाक के बहुत बड़े शायर हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद अनवर मसूद साहब के बाद दूसरा नंबर ही उनका होता। तो एक तो मुझे अनवर साहब तो बहरहाल हमारे कप्तान हैं ही,
लेकिन मैंने जनाब वो तो बिल्कुल सही बात, वो तो उनका लेवल और से बहुत मुतासर। हाँ जी, वो हाँ मेरे वो मज़ार में तो वो बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल जबरदस्त शायर थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। बाकी उनका एक सवाल था कि महंगाई और उसमें क्या कहते हैं घरानी के दौर में मज़ाहिया शायरी आज के दौर में बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी जी। बात यह है कि ये भी तो एक अलम और फिक्र की बात है ना जी, कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और उनके घरों में फाके हो रहे हैं और वो इस कदर परेशान है कि टेंशन की वजह से उनको बीपी हो गए हैं, किसी को शुगर हो गई, किसी तो उनको हम जब इसी हवाले से हंसाते हैं, महंगाई के हवाले से ही, तो कम से कम कुछ लेवल तो उनका गम का और परेशानी का और वो टेंशन का कम होता है ना जी, तो उसमें हमारा हिस्सा पड़ जाता है। अब मैं अगर अर्ज करे तो इस पर कुछ तो अब सर कुछ आते हैं ना जरा कुछ गम और टेंशन को कम करने की तरफ, बल्कि पहले तो मैं चाहूंगा कोई सियासी शायरी हो जाए जो कि जरा हमारे सियासी हालात की तरफ और फिर उसके बाद हमारी और आपकी गारंटी कोई नहीं है, लेकिन मैं कर ले जी। हाँ जी, चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन, गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन। और घर हलवा मिलेगा रोज बनोगे जो मौलवी, हलवा मिलेगा रोज बनोगे जो मौलवी, घर घर मजे उड़ाओगे दावत के रात दिन, घर घर मजे उड़ाओगे दावत के रात दिन। जब से है मैंने छोड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट, जब से है मैंने छोड़ा पुलिस का डिपार्टमेंट, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन, आते हैं याद हाय वो रिश्वत के रात दिन। और अर्ज करता हूं कि आते हैं अर्ज करता हूं कि सोया रहा असेंबली में 5 साल में, सोया रहा असेंबली में 5 साल में, आते हैं याद हाय वो फुर्सत के रात दिन, आते हैं याद फुर्सत के रात दिन, आते हैं याद हाय वो फुर्सत के रात दिन। और 2-3 शेर जरा इसमें और भी आ गए हैं, वो भी पेश कर देता हूँ इस गजल में कि पछता रहा हूँ 4 चुड़ैलों से करके ब्याह, पछता रहा हूँ 4 चुड़ैलों से करके ब्याह, हाय ये रात दिन है क़यामत के रात दिन, हाय ये रात दिन है क़यामत के रात दिन। और उस दिल रुबा हसीना ने जब से है ली तलाक, उस दिल रुबा हसीना ने जब से है ली तलाक, गिनता रहा फिर उसकी मैं इद्दत के रात दिन, गिनता रहा फिर उसकी मैं इद्दत के रात दिन। चस्के जो ले रहे हैं वजारत के रात दिन, गुन क्यों न गाएं अपनी हुकूमत के रात दिन। और सब लड़कियों ने मकता है कि सब लड़कियों ने मुझको है कर डाला अनफ्रेंड, सब लड़कियों ने मुझको है कर डाला अनफ्रेंड, गीलानी काट अब तू शराफत के रात दिन, गीलानी काट अब तू शराफत के रात दिन। तो इसमें आपने देखा होगा क्या बात है जी, क्या बात है, वाकई मिक्स्ड किस्म की शराफत के ही राज में पड़ेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा एक और आपकी थी वो जिसमें आपने टैक्स वगैरह लगने का भी जिक्र किया था। टैक्सों का हाँ वो जो टैक्सों के जमाने में वो मैंने लिखी थी, जब ये बड़े बजट आने वाले होते हैं ना, वो मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है जी, लेकिन बहरहाल के वो होता रहता है। वो किसी हसीन के गाल पर भी टैक्स लग गया और
हाँ जी 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 जी, जी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहरहाल मैं महंगाई और उसके हवाले से कुछ बिल्कुल पेश करता हूँ लेकिन आपको। अगर वो इस वक्त नहीं है तो कुछ और भी आप सुना सकते हैं सर। बिल्कुल आपका प्रोग्राम है, आप हाँ, जैसे चाहें जो चाहें सुनाने सुनाएं लगा सर। हूँ। जी जी, मैं आपको पेश करने लगा हूँ कि अर्ज करता हूँ कि जी। अर्ज करता हूँ कि वो जो है ना, अब हमारी उम्र का भी कुछ तकाजा ऐसा है कि अब जहन में क्या कहते हैं कुछ चीज़ें जो है अरे। वो कोविड के बाद तो भूलना शुरू हो चुकी हैं काफ़ी सारी। लेकिन बहरहाल मैं पेश करता हूँ सर अल्लाह से कि जी। तो तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लो हाय काफी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लो हाय काफी है। और पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस। पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस कि तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है कि तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है। पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस कि तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है। किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में, तवज्जो कीजिएगा खास शेर है एक, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में, किसी शैतान की अब क्या जरूरत है कि घर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है। तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है। तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफी है। और अर्ज किया है कि मुझे थी चाह काफी की, मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर, मुझे थी चाह काफी की मगर तूने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफी है। बनाई है जो इतने प्यार से वो चाय काफी है बनाई। और निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मलमल करीम में भी, निखरता ही नहीं मुंह गर्ल का मलमल करीम में भी। बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। अब ये लाइफ बॉय वालों से आपने पैसे लेने हैं इसके, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको भी इसमें बुआए के लिए बस एक लाइफ बॉय काफी है। और मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे में, मेरी राय न पूछो 4 से शादी के बारे में। जो ला दो तुम तो मुझको एक ईश्वरिया राय काफी है। जो ला दो तुम, जो ला दो तो मुझको एक ऐश्वर्या राय काफी। अब इसको ग्रेज है, इससे शायरी में इसको ग्रेज कहते हैं क्योंकि ये शेर जो मैंने पढ़ा है ये चवल मारी है मैंने कि जो ला दो तुम तो मुझको एक ऐश्वर्या राय काफी है। तो उससे ग्रेज करते हुए मक्ते में मैंने यूं किया है कि अरे सलमान ऐश्वर्या है पुजारन गाय माता की। अरे सलमान ऐश्वर्या है पुजारन
गाय माता की तेरे घर में जो है अल्लाह मियाँ की गाय काफी है तेरे घर में भाई क्या बात है, क्या बात है, काफी है, क्या बात है। उसी से गुजारा कर जो अल्लाह पाक ने तुझे Meaningful, हलाल बीवी अता की हुई है। तो बाकी रन मुरीदी का हम क्या बात है सर, क्या बात है। करते हैं दोस्त, ये कथा सुन लीजिएगा कि रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है। वाह 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 वाह, आमदन से बढ़ के है। और सुनाए, क्या ही बात है सर, बात है जबरदस्त। देखिए ये कुछ जो लम्हात होते हैं ये हमारे लिए बड़े ज़बरदस्त लम्हात होते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुफ्तगू, शायरी, अशार, उर्दू ज़बान हमारी ख़ास तौर पर किस कदर खूबसूरती से बहुत सारी बातें कही जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सलमान गिलानी साहब आपका कि आपने वक्त दिया, और हम चाहेंगे कि या तो हम लाहौर में हो तो आपसे दुबदू नशिस्त हो, या आप इस्लामाबाद में हो तो फिर आपसे ये दुबदू नशिस्त हो, बिल्कुल, ताकि ज़रा खुलकर अच्छे तरीके से घुल मिल कर बात हो। सर बहुत शुक्रिया आपका सर, वक्त दिया आपने, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त यह है कि 11,000 से ज़ायद लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। इसराइल की जो वहशियाना बमबारी है वो जारी है, किसी भी तरह से उसमें वक्फ़ा देखने में नहीं आ रहा है। एक जो वक्फ़े का उन्होंने मामला किया है वो सिर्फ ये किया कि जी हम रोज़ाना 4 घंटे जो है वो आपको दे देते हैं कि 4 घंटे की बमबारी हम रोकेंगे और फिर उसके बाद दोबारा से मारना शुरू कर देंगे, आगाज़ करेंगे उस चीज़ का। और जिस तरह का मामला हुआ है उसकी हालिया तारीख़ में मिसाल मिलना मुश्किल है। और 8,000 तो बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं जो लोग, जो डेथ टोल मैंने आपको बताया 11,000 लोगों का। अल शिफा हॉस्पिटल जो कि वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो बंद हो चुका है। लेटेस्ट जो वहाँ की खबर है ये है कि वो काम करना छोड़ चुका है। वहाँ पर जितने अस्पताल जिनमें जो लोगों ने पनाह ली हुई थी उन तमाम जगहों पर भी बॉम्बिंग हुई है। और फिर उसके बाद हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनका रोना तो हम आपके सामने रोते ही रहते हैं कि अगर हम में ज़रा सी भी हिम्मत, गैरत वगैरह वगैरह जो भी इस तरह के अल्फाज होते हैं वो होते तो हम कुछ ना कुछ करने के लिए, बातों के अलावा कुछ करने के लिए कोई प्रैक्टिकल मेजर्स लेते, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, और बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि पहला स्टेप मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप गौर से सोचें समझें तो वो पहला स्टेप भी इतना मुश्किल होता नहीं है जितना वो समझ में आ रहा होता है या नज़र आ रहा होता है। 52 ममालिक मुसलमान, 52 ममालिक या शायद इससे भी एक आधा नंबर ज़्यादा या कम हो सकता है, इनकी बहुत बड़ी ताकत है। और अगर आप थोड़ी सी माजी की हिस्ट्री पढ़ें, नहीं है, सिर्फ बोल भी नहीं सकते, ये कोई ताकत नहीं है। ये बन सकते हैं अगर ये खुद रियलाइज करें। ये रियलाइजेशन इनमें नहीं है और ये अपना खुद माजी जो सुनहरा माजी था वो भुला बैठे हैं। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक वक्त में बनी थी जिसने अमेरिका और इन सारे वेस्टर्न ममालिक का तेल रोक दिया था। अब आप थोड़ी सी उसकी तारीख पढ़ें, वो क्यों रोका था और किस तरह से रोका था और उससे उन ममालिक को कितना नुकसान हुआ था और कैसे वो इनके बिल्कुल मिन्नत समाजत तरलों पे आ गए थे। तो आप थोड़ा सा ये पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा और इनको भी याद आज हमारा तेल निकल गया है तो हम तेल रोकने की तो हिम्मत खैर क्या करेंगे। वक्त था, वो वक्त और थे जब ये सब कुछ था। आज हमारे साथ हमने बात करनी है सेगमेंट में गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब मौजूद होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जी तारिक चीमा साहब जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और फ़लस्तीन में जो ग्राउंड है वहाँ पर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा चाहेंगे कि लोगों को आप ये बता सकें, हमारे नाज़रीन को, अभी आप वहाँ से वापस आए हैं ताज़ा और लोगों के जहन में ये भी एक सवाल होता है कि भाई हर चीज़ बंद है, किस तरह से ये फिलैंथ्रोपी का काम भी वहाँ से एड पहुँचाना ये किस तरह से हो रहा है। तो आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप जब करते हैं तो वो कैसे करते हैं और कितनी चैलेंजेस या कितनी मुश्किलात अबूर करके आप वहाँ तक खुद पहुँचते हैं और फिर सामान या जो भी है वो पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जैसा आपने कहा कि ये कम से कम हमारी ज़िंदगी का इससे बड़ा कोई इंसानी अलमिया नहीं जो दुनिया में अनफोल्ड हो रहा है।
और उसके अंदर कुछ लोगों की बेबसी और कुछ लोगों की बेहिस्सी वो इस तरह की है कि आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस हालात में पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का आलम था, एक बहुत बड़े चैलेंजेस थे कि इस मामले को हल कैसे करना है, जबकि बम्बार्डमेंट हो रही है। और मैं बात कर रहा हूँ इंसानी हमदर्दी के हवाले के साथ, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के हवाले के साथ। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज तकरीबन 31 दिन के अंदर गज़ा के अंदर तकरीबन 950 ट्रक का इमदादी सामान पहुंचा है, जिसके अंदर ओवरऑल। और अगर मैं आपको गज़ा की आम हालात में ज़रूरियात बताऊं तो उसकी ज़रूरियात है 500 के करीब ट्रक अ डे, 500 ट्रक अ डे, ठीक है, जिसके अंदर फ्यूल भी होगा, फूड भी होगी, मेडिकल सप्लाईज होंगी। और आज जो है हम 31 दिन के इस वक्त के अंदर तकरीबन 950 जो हैं वो ट्रक्स जा चुके हैं। फिर उनका फ़लस्तीन में गज़ा में पहुंचने का एक आप तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले उसको मिस्र की क्लियरेंस चाहिए होती। जब वो गुड्स मिस्र से क्लियर होती हैं तो उनको गज़ा में दाखिल होने के बाद 45 किलोमीटर इसराइल के अंदर भेजा जाता है। वहाँ पूरे सामान की दोबारा स्कैनिंग होती है, दोबारा क्लियरेंस होती है, और वहाँ से फिर वो वापस गज़ा में आता है और यूएन के वेयर हाउसेस के अंदर उसको ऑफलोड करते हैं। और फिर वहाँ से वो फ़लस्तीनी हिलाल अहमर या उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या वहाँ जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड पे काम कर रही हैं उन तक वो चीज़ें पहुँचती थी। पहले 10-15 दिन तो वो लोग वेयर हाउस में गाड़ियाँ लेके आते थे और लेके चले जाते थे, लेकिन जब पेट्रोल और फ्यूल ख़त्म हुआ तो गधे गाड़ियों तक आ गए, कंधों तक आ गए। तो ये एक ऐसी ट्रेजेडी है और एक ऐसा कंट्रास्ट है कि 21st सेंचुरी के अंदर आप 18वीं सदी के अंदाज का जुल्म, बर्बरियत और बेबसी देख रहे हैं। तो इस वक्त जो हेल्थ सिस्टम है वो ऑब्वियसली चोक हो चुका है, और उसको जिस ब्रूटैलिटी के साथ पहला वो जो अस्पताल पे धमाका या हमला हुआ था वो यही था कि उसको एक दफ़ा आपने टेस्ट कर लिया कि लोगों का थ्रेशोल्ड क्या है, उसके बाद से आप दुनिया का थ्रेशोल्ड रिएक्ट करेगी। और यानी एक ऐसी चीज़ जो कि इंटरनेशनली रेड लाइन है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, और वो चीज़ जो है वो हज़म हो गई। उसके बाद अब आप चलते जा रहे हैं। अब हालत ये है कि आपने नॉट द सीज ऑफ गज़ा बट सीज ऑफ हॉस्पिटल्स, और कोई शख्स बाहर निकले तो उस पर फायरिंग शुरू हो जाएगी, कोई अंदर नहीं जा सकता है, और वहाँ बच्चे बूढ़े, यानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन मेडिकल प्रोफेशनल्स को जो लोग इन हालात में जो पेशेंट के ऊपर खड़े हुए हैं, और आप कह लें कि फ़ोन की लाइट्स के अंदर जब तक वो चार्ज थी उनमें काम कर रहे थे, या वो डे लाइट में काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके पास ख़बरें आ रही हैं कि आपका घर पे बम्बार्डमेंट हो गई, आपके बच्चे शहीद हो गए। अभी मेरी परसों एक डॉक्टर के साथ जो है वो इसी तरह रिमोटली बात हुई है, और वो लोग काम भी कर रहे हैं, वो लोग बेबस भी हैं, वो लोग का हौसला भी मौजूद है, लेकिन आप उनकी आवाज़ में वो दुख और दर्द भी देख सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि बड़े पैमाने पर एक फुटेज ये भी आई थी कि लोग नकल मकानी कर रहे थे और उनको सड़कों पर इन्होंने टारगेट किया और उनकी सड़कों पर लाशें जो हैं वो बिखरी हुई हैं। और तो ये जो नकल मकानी का सिलसिला है ये तो बेसिकली इसराइल का जो एक मोटिव था ये सारी चीज़ करने का कि पुश देम आउट एंड ऑक्यूपाई द लैंड, वो तो खैर उसके शायद पता नहीं करीब पहुंचा या कितना पहुंचा, लेकिन ये नकल मकानी करके लोग जो जा रहे हैं वो किस जगह जा रहे हैं और उनका क्या आगे किस तरीके से वो खुद को सस्टेन कर रहे हैं? देखिए वहाँ कोई नकल मकानी नहीं है, यानी अच्छा। आपने अगर नॉर्दर्न गाज़ा के अंदर लोगों को वार्निंग दी कि साउथ में चले जाएं, तो साउथ में भी अटैक्स हुए, साउथ में बम्बार्डमेंट हुई, टारगेटेड हुई, हाँ, बिल्कुल, जबकि नॉर्थ के अंदर कारपेट हुई। और यहाँ तक हुआ कि इनिशियली जब पहले को 8-10 दिन के बाद बल्कि गज़ा की जो रफ़ा क्रॉसिंग है उसके ऊपर भी शेलिंग हुई, और उसके अंदर मिस्र के भी कुछ जो हैं वो सिपाही ज़ख्मी हुए। तो ये एक जो इस वक्त हालत है उसके अंदर आप किसी किस्म की कोई अखलाकी जवाज़ आलमी सतह पे इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से कोई पेश नहीं कर सकते। आप फोर्स, दीज आर ऑल वॉर क्राइम्स, नॉन वॉर क्राइम्स, लेकिन उसको सिर्फ ये है कि इज़राइल्स राइट टू डिफेंस के नाम पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट एवरी कम्युनिटी, every ethnicity, every society, every country on the face of this earth has a right to defend. बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, बिल्कुल कोई भी हो। तो इस वक्त जो आप एक मैसेकेयर कर रहे हैं, एक जेनोसाइड कर रहे हैं, एक एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हैं,
उसका कोई जवाज़ नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुसलमान, जिनका आपने भी जिक्र किया, 57 कंट्रीज़ हैं, जो कि वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय आवर इमोशंस। हम एकदम हालात ख़राब हुए, हम जोश में आ गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम फिर ठंडे पड़ गए। और इमोशंस भी क्या, वी आर ड्रिवन बाय आवर लव फॉर मनी एंड द ग्रीड दैट वी हैव इन आवर हार्ट्स, कि जी बस हमारा मसला सिर्फ हमारी इकोनॉमी है और कुछ नहीं है। पीपल डाई, वी डोंट केयर अबाउट देम, दिस इज माय कलेक्टिव। इस तरह की खैर वो सिचुएशन जो है, वी ऑल नो कि दैट डजंट गो लॉन्ग वे। बिल्कुल। और आज अगर हम इजिप्ट नहीं की मिसाल बोलेंगे, लें, आपने जो बात की इजिप्ट से जाना पड़ा। अच्छा, एक तो ये कि मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें कि इजिप्ट के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर थोड़ी सी पहुंचने का? देखें इस वक्त जो ये अच्छा, बल्कि आपने इसका जिक्र कर दिया, जो एड पहुंच रही है, मैं उसके बारे में बता दूं कि एड के गज़ा में पहुंचने के चंद रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि जो इंटरनेशनल एड आ रही है डिफरेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से, पाकिस्तान हो गया, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, जॉर्डन, मुख्तलिफ जो हैं, उनके लिए ये परमिशन है कि वो अपनी चार्टर्ड फ़्लाइट्स जो हैं वो अरीश में, जो कोई 40 किलोमीटर दूर है रफ़ा क्रॉसिंग से, वहाँ वो लैंड करते हैं। ठीक है। वहाँ से उनको फिर थ्रू द सेम क्लियरेंस प्रोसेस जो है वो पहुँचाया जाता है गज़ा के अंदर। उसके बाद जो दूसरा तरीका वो ये है कि जो इजिप्शियन रेड क्रेसेंट है, वो जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर से उनके साथ बाहर से इमदाद भिजवाना चाहते हैं लेकिन उनकी मिस्र में प्रेजेंस नहीं है, वो कतर हिलाल अहमर या इजिप्शियन रेड क्रेसेंट के ज़रिए वो सामान पहुँचाया जाता है। तीसरा रास्ता ये है कि हुकूमत मिस्र ने जो वहाँ की 10 बड़ी NGOs हैं उनका एक अलायंस बनाया। ओके। और उनको भी एक परमिशन दी है कि वो मिस्र से प्रोक्योर करके वहाँ से जो सप्लाईज़ हैं उसके अंदर फूड है, हाइजीन है, मेडिकल है, सर्जिकल है, पानी है, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें। और अब वहाँ सर्दी भी शुरू हो रही है, मतलब उसके लिए विंटराइज चीज़ें भी आपको चाहिए, तो उनको भी वो वहाँ से रफ़ा क्रॉसिंग से अंदर भेज रहे हैं। ये वो बड़े 3 रास्ते हैं। इस वक्त जो है जो एक्टिवली काम हो रहा है वो इजिप्ट के ही रास्ते से हो रहा है। और मैं इस सिलसिले में इजिप्शियन गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा कि अभी मैं वहाँ 2 हफ्ते जब रहा हूँ, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया से लोग आए हैं, उनको फैसिलिटेशन हुई है। सही। और कहाँ से आ रहे हैं लोग? मतलब यूरोप से आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका से आ रहे हैं, मिडल ईस्ट की दूसरी जगहों से आ रहे हैं। मुसलमान ममालिक के अलावा भी ममालिक है ना? जी जी, बहुत सारे, बल्कि वो ज़्यादा भी वोकल हैं। उसकी वजह भी है, उनको एक एडवांटेज है। यू नो, वी शुड एक्सेप्ट दैट कि मैं नहीं कहता कि हमारे लोगों में जज्बा कम है, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं। हमारे लिए वीज़ाज़ भी एक लिमिटेशन हो सकते हैं, जबकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, US के लिए द सिटीजन्स कैन लैंड एनी टाइम। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो रिस्पांस है वो इज़ ओवरवेलमिंग। और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि आलमी तौर पे भी जो इसराइल का बयानिया था, अब उसमें बहुत सारी दरारें पड़ना शुरू हो गई। अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे वो ज्यूज़ हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, इवन एथियस्ट हैं, दे अंडरस्टैंड कि इट इज़ अ मैसिव ह्यूमन इनजस्टिस, मैसिव डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। जैसे 9/11 के बाद बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया था। इस वाक़े के बाद आपके तवस्सुत से अपने लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब मुसलमानों के अंदर कोई इंतहा पसंद ग्रुप पैदा हो जाता है और उसको जब हम लोग इस्लामिक टेररिज्म या मुस्लिम जिहादिस्ट कहते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं ये जो यहूदी और सेहूनी ज्यूज और जायंस के अंदर इसको अलग करना चाहिए। हमारे साथ सपोर्ट करने में ज्यूज लोग खड़े हुए हैं, इसराइल को कंडेम करने में बहुत सारे ज्यूइश जो इंटेलिजेंशिया है, जो इतने स्कॉलर्स हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी जो अदर इन्फ्लुएंशियल इस पे बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये मसला मजहबी नहीं है, ये कोई यहूदी ईसाई मसला नहीं है, ये प्योरली जो है एक रेशियल और टेरिटोरियल इशू है, और जिसके अंदर एक ऐसा ग्रुप इन्वॉल्व है। रेशियल इशू तो है, लेकिन जो जायनिस्ट्स हैं वो भी तो बेसिकली एक एक्सट्रीमिस्ट यहूदी कहते हैं। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कॉनोटेशन तो वो रिलीजियस ही है ना, कि हमने वो जमीन हासिल करनी है क्योंकि हमारे आबा अजदाद को अल्लाह ताला ने वादा किया था किताब में। तो ये तो जिस तरह आज हम कहते हैं कि आप दाइश को जी मुसलमानों के नहीं थोप सकते, इसी तरह आप जायंस को ज्यूज के ऊपर नहीं थोप सकते। एग्जैक्टली। उनमें बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ दिन रात खड़े हों, कुर्बानी दे रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनका प्रोटेस्ट ज्यादा अहमियत रखता है। बहुत, बिल्कुल
तो इस वक्त ये सूरत हाल है वहाँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल हम अक्सर जिक्र करते हैं ना कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व पॉलिसी से इत्तेफाक करने वाले लोग जो हैं वो चंद हैं, लेकिन हिंदू मजहब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात के मुखालिफ हैं कि एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, बड़े ढंग के लोग उसके अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल वैसे ही फ़लस्तीन की हिमायत में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, बिल्कुल इंडिया के अंदर हुए हैं, बिल्कुल कमेंडेबल। बिल्कुल पाकिस्तान में सिर्फ इशू ये है कि पाकिस्तान में वी एज ए नेशन कोई कलेक्टिव शो ऑफ सॉलिडारिटी नहीं दिखा सके। कभी किसी जमात ने अपना कर लिया, किसी दिन किसी ग्रुप ने कर लिया, 4 रोड्स रोक ली, 5 नारे लगा दिए कोई। तो ये जो तरीका है, मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि पब्लिक सेंटिमेंट को वो लोग ड्राइव करें सेंसिबली, वो लीड करें, इसके ऊपर सबको बुलाया जाए, एक जॉइंट नेशनल सॉलिडारिटी का आप शो करें। इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, फॉरगेट अबाउट इवन योर रिलीजियस रेलेवेंस, आप एज ए ह्यूमन ये सोचें। और उसके लिए ये है कि आप वो सॉलिडारिटी जब देंगे, वो जब पैगाम जाएगा, फिर उसका कोई इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए अगर हमारे जो ये करना चाहता है जलसा तो उसको इजाज़त नहीं, तो दूसरा कर ले, तो तीसरा कर ले, दिस इज़ नॉट राइट। आप एज ए नेशन अपने आप को अभी तक शो ही नहीं कर रहे कि हमारी एक जॉइंट भी पोजीशन है जो हम ले सकते हैं ग्लोबल। बिल्कुल। अच्छा, अब आपका वहाँ पर जाहिर है आप क्योंकि ताल्लुक़ है और जो एड और सारा जो काम आप कर रहे हैं वहाँ पर, उसके बारे में भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि वो आपका जो मेन एरियाज़ हैं वो क्या हैं और किस तरह से आप वो सारी जो एक्टिविटी है उसको पहुँचा रहे हैं उन तक। तो जैसे ये हालात बिगड़ने शुरू हुए तो मैं अंदाज़ा हुआ कि ये मामला चंद दिनों का नहीं है, ये चंद हफ्तों का नहीं है, ये एक 7 अक्टूबर का बहाना ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वो एक ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है। और इस सिलसिले में जैसा आपने कहा कि इन लोगों के साथ क्या होगा, इनको वहाँ से एविक्ट कर दिया जाएगा, इनको इस हालत में पहुँचा दिया जाएगा कि ये इबरत बन जाए, खुदा न खास्ता। तो इन हालात में वहाँ ज़रूरत थी एक ऐसी फैसिलिटेशन, कोऑर्डिनेशन और नेविगेशनल सपोर्ट सिस्टम की। तो ग्लोबल डोनर्स फोरम, जिसका मैं कन्वीनर हूँ, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम वहाँ एक टीम बनाएं जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में कहीं से भी आ रही हैं, उनको एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। तो हमारा मकसद ख़ुद ये नहीं था कि हम फ़ंड रेज़ करते, हम वहाँ इमदादी सामान लेके जाते, बल्कि हमारा काम ये था कि लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन, गवर्नमेंट रिलेशंस, परमिशंस, फैसिलिटेशंस और उनको गाइडेंस, वो सारा प्रोसेस जो है वो हम इस्टेब्लिश करें। और पिछले तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर वी वर एबल टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ सपोर्ट बेस। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि अब हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे ममालिक से वहाँ काम करना चाह रहे हैं, उनका वक्त भी बच रहा है, उनके पैसे भी बच रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन मिल रही। बल्कि मैं बड़े फ़ख्र से ये कहूँगा कि पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तान फ़लस्तीन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस बना है, जिसके अंदर पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अल-खिदमत है, अखुवत है, सैलानी है, ईदी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अपने आप को एक फोरम पे इकट्ठा किया और फिर उन्होंने NDMA के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करके 2 चार्टर फ़्लाइट्स जो हैं वो वहाँ भिजवाई गई हैं। और इस वक्त जो है हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इजिप्शियन के और जॉर्डेनियन चैनल्स के ज़रिए कि वो और चीज़ें भेज सकें। लेकिन मेरा पैगाम पाकिस्तान अवाम के लिए भी ये है कि ये मामला चंद दिनों का नहीं है, इसमें अभी बहुत सारा जोश दिखा के आप एक डोनर फटीक पैदा कर लें, वहाँ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। इमीडिएट रिस्पांस के बाद रिकवरी का फेज़ आएगा, फिर रिहेबिलिटेशन होगी, फिर रीबिल्डिंग होगी। तो इस प्रोसेस में इन ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक दिन के लिए, एक वक्त के लिए सपोर्ट ना करें, इनके साथ इन टच रहें, इनके अपडेट्स को फॉलो करें और इनके साथ आहिस्ता 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 जो है इस मामले को लेके आगे बढ़ें। जोश से काम नहीं लेना, इसमें होश से काम लेने की ज़रूरत है। इस वक्त लोग, मैं अक्सर पूछता हूँ कि जी हम सामान भेजना चाह रहे हैं, वो नहीं जा रहा वहाँ इस वक्त, क्योंकि गज़ा के अंदर सामान के दाखिल होने की रफ्तार बहुत स्लो है। तो पिछले हफ्ते को तकरीबन 18,000 टन इमदादी सामान जो है वो जॉर्डन में, मिस्र में और बहुत सारी जगहों पे पड़ा हुआ था, लाइन अप हुआ हुआ है जिसने अंदर जाना है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज वहाँ चीज़ पहुँचनी ज़रूरी है, हो सकता है 2 महीने के बाद वहाँ शॉर्टेज हो रही हो। तो इसलिए इस वक्त असल चैलेंज इमदाद का अंदर जाने का है कि क्या उसको स्पीड अप किया जा सकता है। इस वक्त उसको बहुत ही लिमिटेड तरीके के साथ, यानी आप ये कहें अगर आप उसका डेली का देखें मोमेंटम, शुरू में कभी 10 ट्रक, कभी 9, कभी 11, फिर एकदम स्पाइक्स आई तो 50, कभी 100, फिर 28, 20। तो ये उनके मूड पे भी डिपेंड करता है। कब इजरायली जो है वो उसको क्लैंप डाउन कर दें और फिर आप बहुत कम सामान बेच पा रहे हैं, कभी वो उसको खोल देते हैं। अब तुर्की में जब एर्दोआन ने कोई बयान दे दिया तो वो इजाज़ रोक दिए। तो इसलिए ये पॉलिटिकल भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप वैसे ना करें जैसे कि पाकिस्तान में खुदा न ज़लज़ले में सामान भेज रहे हैं, यानी उनकी भी लिमिटेशंस हैं। और मैं इस वक्त बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैं आई एम प्राउड ऑफ दिस पाकिस्तानी ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर कि इन लोगों ने बड़ा अर्ली ऑन इस पर रिस्पांस दिया और बहुत आपस में इकट्ठे हुए। और मैं ये हमेशा समझता हूँ कि 10 ऑर्गेनाइजेशन का 10 मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम करना ज़्यादती है। उनका अगर मिल के काम करेंगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी, उनका इम्पैक्ट बढ़ेगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, बेटर मैनेजमेंट होगी। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ हुई है जो मैंने पाकिस्तान में देखी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे तारिक साहब, आपका वक्त दिया आपने। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बेहतरी की उम्मीद है और बेहतरी की दुआ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब आपको कुछ बताते हैं बी अम्मा के बारे में। बी अम्मा कौन है? तहरीक खिलाफत की सरगर्म कारकुन और अली बरादरान की वालिदा इबादी बेगम बरसगीर की तारीख में बी अम्मा के नाम से मारूफ हैं। वो 1852 में पैदा हुई और रामपुर की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुल अली से उनकी शादी हुई। 27 साल की उम्र में उनके शौहर इंतकाल कर गए तो 6 बेटे और 1 बेटी की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उन पर आन पड़ी और उन्होंने जिसको कहते हैं पुरानी रिवायात का मशवरा मुस्तरद करते हुए अपना जेवर बेचा और वो जेवर बेचकर जितनी रकम थी वो बच्चों की तालीम और तरबियत पर लगा दी और अपनी तवज्जो भी उन्हीं की तरफ मरकूज कर दी। उन्हें मशवरा ये भी दिया गया था कि आप अक़दसानी कर लें, दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने वो मशवरा भी मानने से इनकार कर दिया और शादी से कबल वो बिल्कुल गैर तालीम याफ्ता थी। अच्छा, उनके जो शौहर थे वो साहिब मुताला थी। बी अम्मा ने मेहनत से उर्दू सीखी। जलसों में जब वो तकरीर करती थी तो कोई भी शख्स यकीन नहीं कर सकता था कि ये 18-19 बरस की उम्र में वो ये खातून जो है वो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। अली बरादरान हम सब जानते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ये उनके वो फर्जंद थे कि जिन्होंने बर्र सगीर में खुसूसन तहरीक खिलाफत में अपनी जिद्दोजहद के अनमिट नकूश छोड़े हैं और तहरीक खिलाफत के दौरान इन दोनों भाइयों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। तो बी अम्मा ने भी उस दौर में सब्र और हौसले की मिसाल कायम की और इस दौरान वो हिंदुस्तान के कोशे गोशे में गई, अपनी तहरीरों से, अपनी तकारीर से मुसलमानों का जज्बा बुलंद करती रही। और उसी ज़माने में इकबाल सहारनपुरी की एक नज़म थी सदाए खातून, ये हिंदुस्तान भर की मकबूल तरीन नज़म बन गई थी और इसी में वो शेर था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। क्या बात है, कमाल कमाल। अच्छा, 13 नवंबर 1924 को बी अम्मा का इंतकाल हुआ और आज उन्हें दुनिया से बिछड़े 99 बरस गुजर गए हैं, लेकिन तारीख के सहाफ़त पर आज भी वो जिंदा हैं और अपने जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी वो आज भी लोगों के जहनों में नक्श। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे ऐसे किरदार हैं कि जिनके नाम बहुत सारे लोगों को आज याद भी नहीं होंगे और मेरे ख्याल में बहुत सारे नौजवानों से हम पूछे तो वो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन किरदार था क्या, रोल एग्जैक्टली था क्या। बिल्कुल वही बात है कि हमारा मीडिया का बेसिकली फ़र्ज़ ये है कि इन लोगों को जिंदा रखें। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ चाइल्ड राइट्स की। ये जो बच्चे होते हैं इनके बहुत सारे हुकूक होते हैं, ये हुकूक क्या हैं और इन हुकूक को क्या हम जानते हैं या नहीं? बहैसियत एक माशरा, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत एक पूरी सोसाइटी के उन लोगों के जिनको आप कहते हैं कि जी ये सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बच्चों के हुकूक से वाकिफ़ नहीं होते। बच्चों की तादाद, बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी निगहदाश्त, उनकी नशोनुमा ये कितनी ज़रूरी है, किस तरीके से होनी चाहिए और इस हवाले से उनके तमाम हुकूक पूरे होने चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये एक इदारा है और NCRC ये बच्चों के लिए क्या काम कर रहा है और एक बड़ा ख़ास काम करने जा रहा है बच्चों के हुकूक के हवाले से आगही, और वो भी पेंटिंग्स के ज़रिए। ये सारा सिलसिला होना है, इसकी सारी तफसील हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरपर्सन NCRC की आयशा रज़ा फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सबसे पहले तो NCRC की तरफ ही आ जाते हैं कि थोड़ा सा अगर आप हमारे लोगों को ये आगाही दें कि ये इदारा क्या है और क्या करता है। जी देखिए, बच्चों क्या को एक खुशहाल और एक महफूज बचपन देना हम सबका एक फ़र्ज़ है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में ये हर बच्चे को मुयस्सर नहीं है ये हक़। और इस सिलसिले में फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बनाया, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। हमारा काम सिर्फ कानून साजी और पॉलिसी की इस्लाहात करना नहीं है, बल्कि हम सूबाई हुकूमतें, सूबाई कमीशंस और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। हम मुल्क में आगाही फैला रहे हैं, वालिदैन से लेकर सिविल सोसाइटी, हुकूमतों से लेकर कि बच्चों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अपनी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, जिसको हमने साइन किया, जिसके तहत ये इदारा पाकिस्तान ने बनाया, कि उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काम कर रहे हैं। और दुनिया और मुल्क भर से जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको हम हैंडल कर रहे हैं। और जहां हम देखते हैं कि बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ या उनके हक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, वहाँ मुतालबा करते हैं कंसर्न हुकूमतों से, इदारों से कि उनका हक़ बच्चों को मिले और पूरा किया जाए। तो अगर हम ये जानना चाहें कि हम जैसे मतलब यूँ कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कम इल्म हैं, लाइल्म हैं, बच्चों के बुनियादी हुकूक क्या क्या हैं? देखिए, बच्चों के हकूक़ शुरू होते हैं जब उनको पैदा हों, कि उनकी बर्थ रजिस्ट्रेशन की जाए, उनको अच्छी ग़िज़ा मिले, अच्छी परवरिश की जाए, अच्छी एजुकेशन उनको मिले जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है, उनको हेल्थ वाइज उनको अच्छी सेहत की जो काम है इक़दामात वो लिए जाएँ, उनकी वैक्सीनेशन से लेकर ग़िज़ा से लेकर। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, जिसमें घरेलू मुलाजमत, जिसमें कम उम्री की शादी, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिनसी तशद्दुद, ये सब वो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो आते हैं, जिसके ऊपर कमीशन जो है काम कर रहा है, आगाही फैला रहा है और कानून साजी भी इसके ऊपर कमीशन ने की है। तो ये बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिनको जो आई थिंक सब लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, जिसके ऊपर वालिदैन से लेकर पूरे सोसाइटी से लेकर हुकूमतों को, हम सबको मिलकर ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम इसके ऊपर काम करें। बच्चे ही इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं और आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान तो इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द रीजन और 22% हमारी आबादी जो है वो 10 और 19 के दरमियान है, जो कि एडोलेसेंस कहलाते हैं। और चाइल्ड की डेफिनेशन वेरी क्रूशल एज, और अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे आज, इनको एक अच्छा मुस्तकबिल देंगे, इनको अच्छी सेहत तालीम देंगे, तो कल को वो ये अच्छे शहरी बनेंगे। हमारे कीमे वाले नान पे वोट डाल रहे होंगे फिर ये होगा, वरना मतलब आपने सोचना है ना कि हमने नस्ल को परवान कैसे चढ़ाना है, वो उनके हुकूक के बगैर वो नहीं हो सकता। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में वो चले जाते हैं कि उन्होंने पैसा कमाना है, उन्होंने अगर अपना घर चलाना है तो लेकिन उसमें मसला एक है ना कि अगर माँ बाप जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है, गुर्बत है, और उनके बच्चों की तादाद पूछे तो 18, 9, 10, 12 बच्चे, तो कैसे आप पालेंगे उनको, कैसे आप उनकी तरबियत करेंगे, कैसे आप उनको वो उनका हक दे सकेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि प्रोबेबली दिस इज वेयर जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे कम्स इन, उसकी क्या मतलब फीडबैक मिलता है जब इस तरह के डेज मनाए जाते हैं, और उससे कितनी अवेयरनेस आपको लगता है कि फैल सकती है? देखिए, 20 नवंबर जो है वो दिन है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे का, कि पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। और इसका पर्पस ये है कि आप बच्चों के हकूक़ के लिए आगाही पैदा करें, वालिदैन को, हुकूमतों को, सिविल सोसाइटी को बावर कराएं कि बच्चों में इन्वेस्ट करना, उनको एक अच्छा खुशहाल और महफूज बचपन देना कितना ज़रूरी है। सो इसके लिए जो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड
चाइल्ड है, हम एम्बेसी ऑफ स्पेन के ताउन से एक हमने बड़ी इनोवेटिव सी ये एक्सरसाइज की है कि बच्चों की राय को इज्जत दें, उनको अहमियत दें। सो एम्बेसडर जो है स्पेन के यहाँ पर एम्बेसडर होजे एंटोनियो डियोरी, उन्होंने हमें फ़ंड किया है कम्प्लीटली। हमने इस्लामाबाद में से कोई 300 से ज़ायद बच्चों को सिलेक्ट किया, जिसमें हमने प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स और स्पेशली एबल्ड स्कूल के बच्चों और बच्चे बच्चियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके उनसे कहा कि अपनी अक्कासी करें ड्राइंग्स के थ्रू कि जो बच्चों के मसाइल हैं उनको 10 किस्म के मसाइल मोटे मोटे दिए गए और उनको जिस मीडियम में वो पेंट करना चाहते थे, पहले हमने स्कूल जाके हमारी टीम्स ने उनसे पूछा कि आपने एक्रिलिक में पेंट करने, ऑयल में, वाटर कलर्स में, कौन सा कैनवस चाहिए। और फिर इट वाज अ लॉन्ग एक्सरसाइज जो महीने 1.5 से चल रही थी। अब वो कल्मिनेट करेगी कल के दिन। एम्बेसी ऑफ स्पेन ने अपनी हमें जगह दी है, वहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे। हमने 300 जायद बच्चों को कहा कि जो भी मसले हैं जिन पे वो ड्रॉ करना चाहते हैं, अक्कासी करें कि उनको क्या चीज़ उनको फील होता है जो उनको पिंच कर रही है, अपसेट कर रही है, जिसमें कम उम्र की शादी है, घरेलू मुलाजमत है, ऑनलाइन अब्यूज़ है, जिसमें बुलिंग है, जिसमें कॉर्पोरल पनिशमेंट है। सो 10 इनको ऐसे मसाइल हमने हाईलाइट किए और उन्होंने वो पेंट किया। फिर एक ज्यूरी हमने बनाई जिसमें चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट्स थे, पेंटर्स थे, एम्बेसडर ऑफ स्पेन खुद इसमें शामिल थे और हमने फिर 50 फाइनलिस्ट को चूज किया। सो अब कल का वो दिन है जिसमें हमने इनवाइट किया है इन सब बच्चों को। वो वहाँ पे जाएंगे एम्बेसी में, उनको हम खाने को देंगे, उनकी पेंटिंग्स हमने डिस्प्ले की होंगी, उसके बारे में वो बात करेंगे और फिर हमने अवार्ड्स रखे हैं कि हम इन बच्चों को अवार्ड्स देंगे जो टॉप 4 हैं बच्चे और 4 टॉप बच्चियां। लेकिन इट वोंट एंड देयर। हमने इन तमाम 300 से ज्यादा पेंटिंग्स को हमारी टीम्स जो हैं वो एनालाइज करेंगी कि आगे जाते हुए ये चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को अफेक्ट करती हैं थ्रू देयर पेंटिंग्स वी विल असेस और फिर जो हम अपनी आगाही मुहिम है हम उसके अराउंड दोबारा रीस्ट्रक्चर करेंगे, एनालाइज करेंगे। बेसिकली तो ये बच्चे जो हैं ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड डिसीजन मेकर्स, और फिर पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स इनकी इन आइडेंटिफिकेशंस को, प्रॉब्लम्स की, उस पर पॉलिसीज या जो भी रास्ता है, तरीकाकार है, वो बनाएंगे। बिल्कुल। देखिए, हम जब बच्चों के हकूक की बात करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसमें चाइल्ड पार्टिसिपेशन भी हो। हमारी कमीशन में भी 2 चाइल्ड मेंबर्स हैं और उनकी आवाज, उनको इज्जत देना, उनकी राय को, अहमियत को। वो 18 साल से कम है, 16-17 साल के। एक बच्चा उकाड़ा से है, बच्ची राबिया जो है वो कराची से है। उनको हम हर एक्टिविटी में ऑन बोर्ड रखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि उनकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हमने यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के हवाले से एक तो ये इवेंट हम कर रहे हैं, फिर हमने पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन के साथ मिलकर और यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने एक इवेंट उनके साथ भी किया जिसमें हमने उनके खेल के कुछ रखे, ऑब्स्टिकल रेस रखी, कोई और रोप्स रखी और फिर उनको कहा कि आप एक बनाएं, अपनी डिमांड्स, चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाएं जो कि फिर हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिर अपने आप को रिफ्लेक्ट किया गर्ल गाइड्स ने कि क्या चीज़ें हैं, मसाइल हैं जो जिनके ऊपर वो चाहेंगे कि हुकूमतें जो हैं वो कानून साजी करें, पॉलिसी मेकिंग करें और वो वी आर पुटिंग दैट टुगेदर, कोलेटिंग दोज डिमांड्स और वो हम प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर एक ख़त NCRC लिखेगा कि ये हमारी बच्चियां जो हैं गर्ल गाइड्स एसोसिएशन की, ये आपसे डिमांड करती हैं कि इसमें क्या बेहतरी लाने की मजीद ज़रूरत है। सो बहुत सा काम बाकी, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो वो दिल दहला देने वाली है। नंबर्स ये मैं भी चाह रही थी कि जाहिर है हमने अभी पिछले दिनों, तो शुक्र है कि वो रिजवाना अब ठीक है, लेकिन आपको याद होगा उस फातिमा वाला केस था, फातिमा, रिजवाना और ऐसी बच्चियां रोजाना आती हैं, कुछ तो रिपोर्ट हो जाते हैं, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होते। आपके पास जो नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो क्या कहते हैं? देखिए शिफा, बहुत अफसोसनाक और तशवीशनाक नंबर्स हैं ये। बेशक आप जिनसी तशद्दुद देख लें, घरेलू मुलाजमत के फिगर्स देख लें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं इस वक्त, कितने लोग, कितने बच्चे आपके रोड्स के ऊपर हर रोज हम देखते हैं कशकोल फैलाकर भीख मांग रहे हैं। और रिजवाना के केस के बाद कमीशन ने इमीडिएटली कानून साजी लेकर आए कि इसको, घरेलू मुलाजमत को आप एक
ब्लैंकेट तौर पर क्रिमिनलाइज करें, इसको एक नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाएं। अभी क्या होता है कि एक केस आता है सामने, पता नहीं कितनी रिजवाना होंगी, बट रिजवाना का केस सामने आया, सबने आवाज उठाई और वो कुछ देर बाद वो दब जाता है। और जो ताकतवर और बाअसर लोग हैं जो इस तरह के ऑफेंसेस के पीछे मुलव्विस हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं बिकॉज द लॉ अलाउज देम टू डू सो। सो हम नॉन कंपाउंडेबल बनाना चाह रहे हैं, नॉन बेलेबल बनाना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह जैसी असेंबलीज वापस आती हैं, हम इसमें एक स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशंस कर रहे हैं कि इसको मजबूत बनाएं इस कानून को, ताकि ये भी सामने आए। लेकिन कानून के साथ साथ कानून की इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन, उसकी आगाही, एक सोसाइटी में एक ये सोशल बिहेवियर चेंज जो है उसकी ज़रूरत है कि हम बच्चों को अहमियत दें, चाहे हम वालिदैन हैं, चाहे हम सिविल सोसाइटी हैं, चाहे हम टीचर्स हैं, हुकूमतें हैं, कि बच्चों की अहमियत को सामने लाएं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, और इसमें हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सो हम हर लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं नाज़रीन को कहूँगी कि जहाँ पर आप देखते हैं कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप NCRC के नंबर्स पे कॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमें ईमेल करें, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम कमीशन के प्लेटफॉर्म से सूबाई हुकूमतों को बावर कराएं, फेडरल हुकूमत को से मुतालबा करें, जो पुलिस है जहाँ पे रिक्वायर्ड है उनकी इंटरवेंशन, DCs की इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। हम पर्सनली जाके भी करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ज़रूर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को उनका राइट्स जो हैं वो मिले। अच्छा, अब ये जो इदारा है, ये फेडरल इदारा है, जो आपने कहा कि हम सूबाई हुकूमतों से बात करते हैं, उनको बावर करवाते हैं, कितना उनका रिस्पांस होता है आप लोग जब उनकी तरफ कोई केस लेकर जाते हैं, और क्या सॉल्व करने का रेशो क्या होता है? देखिए, ये एक सफ़र है जिसका हमने आगाज़ किया। ये कमीशन बड़ा नया कमीशन है, 2020 में पहली दफ़ा बना, और हम दूसरा कमीशन आए हैं जो कि इस साल अप्रैल में हमने अपना ओहदा संभाला। तो हम बिल्कुल जब लिखते हैं IG पुलिस हों या डेप्यूटी कमिश्नर्स हों या प्रोविंशियल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ या कमीशन हों, तो वो बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस लेते हैं। यकीनी तौर पर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में और मज़ीद काम जरूर हो सकता है। आई फर्मली बिलीव कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है उसकी तरफ हमें मदू और काविश कोशिश जारी रखनी चाहिए। और क्योंकि चाइल्ड राइट्स इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो उसके अंदर हमारा कमीशन का मैंडेट तो पूरे मुल्क में है, लेकिन जब हमें अपने एग्जीक्यूशन करानी है, बच्चों को उनके हकूक मुयस्सर कराने हैं, या उनको शेल्टर होम्स देने हैं, तो आपने यकीनी तौर पे सूबाई हुकूमत और कमीशन के साथ काम करना है। तो वो सुनते हैं बिल्कुल हमारी बात, लेकिन ये हमारा सक्सेस आई वुड मेजर कि हम इन नंबर्स में अगर हम कमी ला सकें अपने टेन्योर के एंड में, और एक रिफॉर्म कर सकें अपनी सोसाइटी को, कि हमारे बच्चों के साथ ये जो रवैया है उसको चेंज किया जाए और उनको इम्पोर्टेंस दी जाए जो कि उनको देनी चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये तब्दीली जो है वो हम भी चाहेंगे, और इस तब्दीली में साथ हैं आपके। बिल्कुल हम साथ हैं, और लोगों को एक चीज़ पॉइंट ये जहन में रखना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जहनी अमराज हैं, बहुत सारी ऐसी आदात हैं, बिहेवियर्स हैं, जिसको मेडिकल साइंस कहती है कि अगर किसी बच्चे के साथ वो ट्रॉमा बचपन में गुजरे तो वो खुद आगे जाके या तो उस ट्रॉमा को किसी और बच्चे के साथ रिपीट करता है, यानी कि खुद फिर वो अगले को विक्टिमाइज करता है, या उसकी अपनी आदत ऐसी हो जाती हैं कि जिससे उसकी अपनी जहनी अमराज, जहनी हालत पर जो है वो मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी रोकना बचपन के लेवल से ज़रूरी है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आयशा, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब आपको हम अवैस से पूछ कर ये बताएंगे कि कोहाटी चप्पल क्या होते हैं। अवैस, कोहाटी चप्पल क्या होते हैं? मुझे क्या पता, मैंने तो कप्तान चप्पल का सुना था भाई, कोहाटी चप्पल का नहीं सुना, लेकिन हमारे जो नुमाइंदे हैं। हाँ, लेकिन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ चप्पल्स इन पाकिस्तान। हर इलाके के अपने अपने चप्पल हैं। कोहाटी चप्पल, कप्तान चप्पल, कोयटा का चप्पल जिसको चवट कहते हैं, उसके लिए आपको चप्पल जो अम्मी ने मारा था बचपन में, वो वाला वो भी बड़ा अच्छा खासा लगता है और उसकी काफी सौगात और काफी सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगियों में। लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं नूर मोहम्मद बंगश साहब की तरफ, और वो हमें बता रहे हैं कि कोहाटी चप्पल क्या होता है, कैसा होता है और लगता कितना जोर का है।
गुवाहाटी चप्पल कोई ब्रांड नहीं, लेकिन मकबूलियत में अब भी इसका कोई सानी नहीं। जिसने एक बार गुवाहाटी चप्पल पहनी, फिर कभी कोई और चप्पल दिल को न भाई। माहिर और तजुर्बाकार कारीगरों के हाथ की बनी ये चप्पल जहाँ पैदार होती है, वहाँ इसकी दीदा ज़ेब डिजाइन खरीदारों को मुतवज्जे कर देते हैं। इस चप्पल की मांग बैरून मुल्क इतनी है कि बाहर रहने वाले भी गुवाहाटी चप्पल ऑर्डर करते हैं। ताहम माहिर कारीगरों के मुताबिक महंगाई अब इनके कारोबार को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। हमारी गुवाहाटी चप्पलें हम ये बनाते हैं, तकरीबन 2006 से मैं काम कर रहा हूँ अब्दू के साथ। ये हमारी गुवाहाटी चप्पलें, ऊपर लेदर लगा है, नीचे भी लेदर लगा है। ये हम खुद बनाते हैं। ये देखो, ये गुवाहाटी चप्पलें है, हम खुद भी बना रहे हैं। और ये इसमें खासियत ये है कि इसमें चीज़ अच्छी लगती है और पायदार बहुत है, इसलिए मशहूर है। हाथ का काम जहां मशीनों को मुंतकिल होने लगा है, वहां गुवाहाटी चप्पल की इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने की अशद जरूरत है, मगर कारीगरों के वसाइल कम हैं और सरकारी सरपरस्ती न होने के बराबर है। इसलिए इस रिवायती प्रोडक्ट की जगह अब मशीनी चप्पल ले रही है। महंगाई की वजह से ये गाहक आजकल बहुत कम है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था अल्लाह के फजल से, लेकिन आजकल जो है ना, हम किराया भी नहीं पूरा कर सकते इसमें। गुवाहाटी चप्पल को जिद्दत देकर अगर इसकी मार्केटिंग की जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी ये जगह बना सकती है, मगर बदकिस्मती से कोहाट में कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं जो बीमार होने वाली इस सनत को संभाला दे सके। नूर मोहम्मद बंगश, 92 न्यूज़, कोहाट। जी, ये थी गुवाहाटी चप्पल। ज़ाहिर है हर जगह फैली जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। एक और चीज़ फैली हुई है पाकिस्तान में, वो है सीजनल इन्फ्लुएंजा। ये फैल चुका है। अपनी प्रोटेक्शन कीजिए और अपने घर वालों की प्रोटेक्शन कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर उस्मान जफ़र मौजूद है, उनसे ज़रा बात करते हैं कि भाई ये फैल गया है जो इन्फ्लुएंजा, उससे बचा कैसे जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर सकें कि ये सीजनल इन्फ्लुएंजा लोगों को बता दें, ये है क्या चीज़? ये वायरल इलनेस है एक, और सीजनल इसे इसलिए कहते हैं कि इसका जो स्प्रेड है वो कुछ साल के मखसूस महीनों में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस है बेसिकली जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट या टच से और ड्रॉपलेट से एक बंदे से दूसरे में मुंतकिल होता है। तो पाकिस्तान में आम ज़ुबान में इसको लोग मौसमी बुखार या नज़ला ज़ुकाम, बाद लोग नज़ला ज़ुकाम अगर माइल्ड डिजीज़ हो तो वो कहते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये एक मखसूस वायरस से हो रहा होता है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा नाम से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी लगती है, वाकई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है ये? ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कुछ लोगों के लिए, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन की असल वजह है वो ये है कि इसका जो स्प्रेड है बहुत ज़्यादा है। इसका इंसिडेंस दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 1 अरब लोग हर साल इस बीमारी से मुतासर होते हैं। अच्छा। और बहुत कंसिडरेबल तादाद में लोग यानी इस बीमारी के हाथों फौत भी हो जाते हैं। सही। और ये स्पेसिफिक सीज़न होता है इसके फैलने का? ये सर्दियों की बीमारी है। आमतौर पर अक्टूबर नवंबर के महीनों में शुरू होता है, और फिर जो सर्दियों का सीज़न है सारा, उसमें ये पाकिस्तान में कॉमन होती है। अच्छा, और अलामात की अगर हम बात करें, अलामात क्या क्या हैं इसकी? अलामात इसकी वही हैं जो एक नज़ले ज़ुकाम की होती हैं। एक हेल्दी जो बंदा है वो फील जो करेगा चीज़ें, उसमें बुखार है, तेज़ बुखार चढ़ जाना, जिस्म में दर्द होना, हेडेक, रनी नोज़, और गले में ख़राश, और इसके साथ खांसी। तो ये अलामात होती हैं, इसके साथ ये शुरू होता है। अलबत्ता इसमें जो ख़राबी का पहलू है वो उस वक्त आता है कि जब ये किसी ऐसे बंदे को हो जाए जो बहुत ज़्यादा एजड है या पहले से कुछ बीमारियों में मुब्तला है, उसकी इम्यूनिटी डाउन है, तो उनमें फिर ये जो लंग्स हैं उनको अफेक्ट करके तो नमूनिया कॉज कर सकता है, और फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, जिनसे फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो आपने जैसे कहा कि ये जो इसके सिम्टम्स हैं वो तो तकरीबन आम बुखार फ्लू वगैरह के जैसे ही हैं, तो कैसे पता चलेगा एक आम इंसान को कि भाई उसे एक आम बुखार हुआ है या इन्फ्लुएंजा हुआ है? देखिए, ये तो पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। एक हेल्दी बंदे को ये ज़रूरत नहीं है कि वो ये चेक करवाए कि ये इन्फ्लुएंजा हुआ है, इसलिए कि ट्रीटमेंट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ और वायरसेस भी ऐसे हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर इससे मिलती जुलती डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एडिनो वायरस है, अब ये हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 सालों से ये जो SARS-CoV है, कोविड-19 है, तो ये भी कर सकता है इस तरह की माइल्ड डिजीज़। तो पता लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन असल में समझने की ज़रूरत ये है कि ये एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है। जो लोग एट रिस्क हैं उनमें ये प्रिवेंट हो सकता है, और उनको इसके अगेंस्ट वैक्सीनेट
हो जाना चाहिए। सही है। और ये प्रिवेंशन होती कैसे, मतलब किस तरह से इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है? इसके प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन है जो हर साल, चूँकि इसके नए स्ट्रेन्स आते रहते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, उन म्यूटेशंस के नतीजे में वायरस अपनी शक्ल चेंज करता है। और इसके ऊपर काम इसलिए ज़्यादा होता है कि ये जो वबा है ये दुनिया में करोड़ों इंसानों की जान ले चुकी है। जब ये पैंडेमिक की सूरत में पिछली सदी में मुख्तलिफ़ मौक़े पे आई तो करोड़ों इंसान इस पैंडेमिक का शिकार होके ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। इसलिए WHO इसको मॉनिटर करती है और इसके जो स्ट्रेन्स आते हैं फिर उन स्ट्रेन्स के मुताबिक हर साल इसकी नई वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और दुनिया भर के ममालिक में पहुंचाई जाती हैं और फिर वहाँ पर जो ससेप्टेबल लोग हैं उनको वैक्सीन्स लगती हैं। सही। तो वैक्सीन के अलावा भी कोई और तरीके हैं इससे बचाव के? कॉन्टेक्ट लिमिटेशन से हो सकता है। अगर पहली बात तो ये कि कोई बंदा इस तरह बीमार है, अगर उसको नज़ला ज़ुकाम, हेडेक और बॉडी एक्स और इन तमाम चीज़ों के साथ सिम्टोमेटिक है तो उसको फैलाने से परहेज़ करना चाहिए। यानी वो घर में रहे 2-4 दिन ताकि बीमारी दूसरों को ना लगे और गैदरिंग्स में जाने से परहेज़ करे, मास्क इस्तेमाल करे, अपने हाथ धोए ताकि ज़ाहिर है कि वो अगर नाक पहुँचेगा उसी हाथ से, उसी हाथ को हैंडल पे लगाएगा, दूसरा भी उसी हैंडल से नॉब घुमाएगा तो कांटेक्ट कर लेगा उसको। और दूसरा ये कि जो लोग ससेप्टेबल हैं वो फिर ये करें कि हैंड सैनिटाइजेशन। और अब मैं ये बात बहुत ज़्यादा ज़ोर दे के इससे नहीं कहना चाहता कि ये किसी वहम का शिकार होने की बहरहाल ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर इर्द गिर्द किसी को है तो कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा कांटेक्ट लिमिट हो जाए ताकि मुझे ना हो। सही है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इस सीज़न की बात करें कि हाँ पूछिए। मैं चाहूँगा कि अगर मुझे आप आसान अल्फाज में ये बताएं कि भाई मैं चाहता हूँ मैं या मेरे घर वाले प्रोटेक्ट हो जाएं इस सीज़न में, इनको ना हो जाए, तो उनको क्या करना चाहिए, टिप्स? उसमें यही है कि अगर इर्द गिर्द कोई शख्स बीमार है इस तरह की डिज़ीज़ के साथ तो जो बहुत एल्डरली या पहले से बीमार लोग हैं उनका कांटेक्ट लिमिट कर दिया जाए उसके साथ। इसी तरह अगर क्लास में किसी बच्चे को है तो जो टीचर्स हैं वो उस बच्चे को रेकमेंड कर दें कि आप रेस्ट ले लें और आप घर में रुकें ताकि और बच्चे इससे मुतासिर ना हो। तो यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये उसी तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे हम कोविड के अगेंस्ट लेने के आदी हो चुके हैं। ठीक है। तो ये खुद खत्म हो जाता है या इसका इलाज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां खुद भी खत्म हो जाती हैं चंद दिन बाद? जी, इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दो हैं इसके इलाज में। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये बीमारी हो जाए तो आराम करना चाहिए, इसलिए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के साथ रिलेटेड है। तो अगर किसी को बीमारी है, नज़ला ज़ुकाम के सिम्टम्स उसे आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा है तो फिर ये बीमारी भी ज़्यादा शिद्दत के साथ उसे मुतासिर कर सकती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है जिसमें अगर जिस्म में दर्द है, हेडेक है तो पेन किलर्स या एंटी एलर्जिक्स यूज़ होती हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए कफ सिरप यूज़ हो सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो एक वो है ना एंटीबायोटिक्स पर बस आ जाएं और बस एंटीबायोटिक खाते रहें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर उस्मान ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे। इन्फ्लुएंजा के हवाले से बात हो रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।